चालू कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका अभी रीलोड हो गया। अभी प्रॉब्लम ये था दैट व्हेनेवर सागर वाज रेंडरिंग दिस सीन, तो देखिए यहाँ पे एक ही लाइट है, की डिफ्यूज के अंदर उन्होंने ठीक से लाइट को ऐड किया हुआ है, और उसने सारे के बाकी सारे लाइट्स भी ठीक से यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। ये देखिए फिल लाइट भी ठीक है, फिल लाइट भी ठीक है, रिम लाइट भी ठीक है, ये इन्होंने पीछे रखी हुई है यहाँ पे, हर चीज ठीक है। और अगर मैं की डिफ्यूज को अगर सेपरेटली मैं इसको कैमरे के थ्रू देखता हूँ और प्रीव्यू लेते हैं, तो माया सॉफ्टवेयर के अंदर इनका प्रीव्यू भी ठीक ही आएगा। ठीक है, सो प्रीव्यू इज ऑल्सो नाइस, यानी आइडियली ही हैज डन एवरीथिंग दैट ही शुड हैव। और यही सेम चीज आस्था ने भी की थी कि प्रीव्यू ठीक आ रहा है, सो दे वर हैप्पी कि यस नाउ थिंग्स आर कमिंग आउट नाइस, अभी अच्छा आ रहा है। लेकिन जब भी इन्होंने यहाँ पे इसको ये रेंडर लेयर को रेंडर करने की ट्राई की, अभी मैंने बाकी सबको ऑफ रखा है बिकॉज आई जस्ट वांट टू रेंडर आउट दिस की डिफ्यूज। तो अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ, फाइल, प्रोजेक्ट विंडो, अभी मैं इसको नाम दे देता हूँ टी वर्क टेस्ट ऑरेंज करके। तो मैं अभी ये देखना चाहता हूँ कि अगर मैं बैच रेंडर करता हूँ तो मेरा प्रीव्यू वाला इमेज रेंडर होता है या मास्टर लेयर वाला इमेज रेंडर होता है। क्योंकि वो इश्यू था कि भले ही यहाँ पे प्रीव्यू में ऐसा दिखे, लेकिन मास्टर लेयर में सारा कुछ, सारी लाइटें मिला के मतलब कंबाइन होके अपने को रेंडर मिल रहा था, विच वॉज रॉन्ग। तो रेंडर में अगर मैं बैच रेंडर करता हूँ, तो देखिए मैं मेरे वो फोल्डर में चला जाऊंगा, वर्क टेस्ट ऑरेंज। अभी यहाँ पे अपना सिर्फ की डिफ्यूज होगा क्योंकि टाइम बिंग मैंने सिर्फ इसी को ऑन रखा है। सी दिस आइकन, दिस शोज दैट दिस इज द ओनली लेयर दैट इज गोइंग टू रेंडर। ये सब क्रॉस है जहाँ पे, वो सब रेंडर नहीं होंगे क्योंकि उसकी फिलहाल जरूरत नहीं है, फिलहाल हम डेमो देख रहे हैं, राइट। सो नाउ दिस बैच रेंडरिंग विल स्टार्ट। यस, रेड मार्क का क्या वो इंडिकेशन? रेड मार्क का आई विल हैव टू सी, आई हैव नॉट चेक्ड इट येट, लेकिन देख लेता हूँ। ओके, देख लेता हूँ, वो मैं रह गया था, आई जस्ट चेक। ओके, सो नाउ द रेंडरिंग इज स्टार्टेड। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टाइम लग रहा है दैट इज टेकिंग मोर टाइम। अभी मैं मतलब कह सकते हैं कि अगर इसका मैं सीक्रेट या तो एक बैक प्रोसेस का अगर एनालाइज करूँ, तो हो सकता है कि ये जो टाइम ले रहा है ना, ये अकेली की डिफ्यूज में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो मतलब कि अगर इतना टाइम ले रहा है दैट मीन्स कि ये सारी लाइटों को जो है बैच रेंडर कर रहा है। इट इज एक्चुअली रेंडरिंग ऑल द लाइट्स, दैट इज व्हाई इट इज टेकिंग सो मच टाइम। मतलब अपना जो कंसेप्ट है वो तो यहाँ पे अचीव हो रहा है कि हाँ, गलती तो हो रही है, यानी सागर और आस्था के साइड से कोई मिस्टेक नहीं हुई है विद रिगार्ड्स टू सेटिंग अप द सीन। ठीक है, हम्म, ओके। जस्ट मेक श्योर कि आपका जो शेडो रे है वो कम है। नहीं नहीं, 12-15 मिनट नहीं जाना चाहिए, वो अनरीजनेबल है, राइट। दैट मच अमाउंट इज अनरीजनेबल, 12-15 मिनट होना ही नहीं चाहिए, यू नो, अदरवाइज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो इट इज टेकिंग हार्डली सेकेंड्स, राइट। सो आप अपने सेटिंग्स में ध्यान दो, शेडोज में जस्ट ट्राई रेंडरिंग विदाउट शेडो, और शेडो के साथ में रेंडर करो और फिर देखो कि किस तरह से वो काम करता है। देखिए अभी अब अगर यहाँ पे रेंडर कंप्लीट हो गया है, तो ये देखिए ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे कि अपना जो प्रीव्यू रेंडर था वो है ये, और जो बैच रेंडर होके निकला वो ऐसा है, राइट। ऑल ऑफ यू कैन सी दिस, सब लोग को ये दिख रहा है, बराबर है। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर सागर और आस्था का कोई मिस्टेक नहीं है, मेरा उससे मतलब ये है कि यहाँ पे एक ग्लिच है। ग्लिच या तो कह सकते हैं एक टर्न अराउंड है। ऑल ऑफ यू आर सीइंग दिस, राइट। सब लोग ने देखा इशू, ऑल ऑफ यू हैव सीन दिस। यस, नो, सब लोग इसको जरा ध्यान से देख लो, ये बहुत ही जरूरी है। मुझे को रिस्पॉन्ड कर लो ताकि मैं आगे बढ़ूं, बिकॉज आई वॉन्ट एवरीवन टू सी दिस। यस सर। ओके,
तो देखिए, अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि मेरे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, मेरे जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है, मैंने क्या किया, इन सारों को सिलेक्ट किया। यानी जो भी मेरी लाइट्स है, कैमरा है और ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। मैंने क्या किया कि लाइट्स, कैमरास और ऑब्जेक्ट्स को मैंने सिलेक्ट करने के बाद आई जस्ट से फाइल एक्सपोर्ट सिलेक्शन, ठीक है। मैंने सभी को ले लिया। देखिए, आप अगर आउटलाइन में देखेंगे तो मेरे जो भी सीन की जरूरत है, यानी कि मेरी ऑब्जेक्ट्स है ऑरेंज और न्यू बीजी, प्लस मेरा कैमरा है पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव भी यहाँ पे सेट सिलेक्ट हो गया है। ये पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। ओके, पर्सपेक्टिव कैमरा ले लिया, और हमने इसका प्लेस टू डी टेक्सचर ले लिया, और लाइट्स भी ले ली, यानी हम लोग ने ऑलमोस्ट सब कुछ ले लिया। और इसके बाद मैं ये करने वाला हूँ कि मैं इसको फाइल एक्सपोर्ट सिलेक्शन, ठीक है, मैं इसको एक्सपोर्ट सिलेक्शन करूंगा, और यहाँ पे एक्सपोर्टेड ऑब्जेक्ट्स, या तो ऐसा कोई भी नाम दे सकते हैं। ओके, टेस्ट, मैं इसको डाउनलोड्स के फोल्डर में ये नाम देता हूँ, एक्सपोर्टेड ऑब्जेक्ट टेस्ट। यानी मैंने इन सब ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके इसको एक्सपोर्ट कर लिया, मतलब इस सीन के बाहर कहीं पे आइसोलेट करके भेज दिया। अभी अगर मैं फाइल को न्यू सीन करता हूँ, ओके, आई विल से डोंट सेव, फाइल इंपोर्ट। ओके, मैंने अभी फाइल को इंपोर्ट करना है, पहले मैंने एक्सपोर्ट किया, अभी मैंने इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। सो अभी अगर अभी हम फिर से ये करेंगे कि मान लो कि मैंने इसको की लाइट को यहाँ पे डाला, और आउटलाइनर, या तो एक काम करते हैं, ओके नेवर माइंड, फिर से करते हैं। इसको लिया, इसको लिया, इन तीनों को लिया, दैट इज आवर की डिफ्यूज एंड टेस्ट और न्यू बीजी। अगर मैं इसको नए रेंडर लेयर में डालता हूँ, और इसको मैं नाम दे देता हूँ की डिफ्यूज 2, ठीक है। अभी इसको करते हैं रेंडर। ओके, पर्सपेक्टिव कैमरा किधर है? ओके, एक काम करते हैं, इसको इसी के अंदर एक बार इंपोर्ट करके देखते हैं। पहले की जो फाइल थी ना, उसी के अंदर डिलीट करके इसको फिर से इंपोर्ट करते हैं, इसी फाइल के अंदर। जो पहले की जो फाइल है, इसमें से मैंने सारी चीजें डिलीट की, आउटलाइनर इसको डिलीट कर दिया, लाइट्स को भी डिलीट कर दिया, एंड इन दिस फाइल itself we are going to import this file, import exported objects। ये आ गए यहाँ पे। अभी we'll have to re-edit outliner, orange, new bg, add selected object। अभी फिर से हम लोग ओवरराइट करते हैं इस वाले लेयर को, ठीक है, इस वाले लेयर को ओवरराइट करते हैं। नाउ लेट अस सी रेंडर, बैच रेंडर। अभी ये सीन रेंडर होगा। नाउ इफ इट इज रेंडरिंग फास्ट, दैट मीन्स के अपना काम हो गया। लास्ट टाइम आई डिड समथिंग एल्स, मैंने एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट किया था, एक्सपोर्ट सिलेक्शन, इंपोर्ट,
ओके, आई थिंक इट इज स्टिल क्रिएटिंग प्रॉब्लम। नए सिरे से कर लेते हैं। दिस फाइल इटसेल्फ इज हैविंग सम इश्यूज। देखिए ये टाइम ले रहा है, दैट मीन्स कि फिर से पूरे सारे लाइट ही दिखाएगा। तो परहैप्स दिस रेंडर लेयर हैज सम इश्यू। लेट अस सी। तो हम लोग एक नया इन सारों को एक्सपोर्ट करके फिर से एक नया रेंडर लेयर बनाने की ट्राई करते हैं। सर सब लेयर को ड्रैग कर दो। यस, वी कैन डू दैट, वी कैन डू दैट, राइट। तो देखिए गड़बड़ हो गई फिर से। इसको एक काम करते हैं, सारे लेयर्स को डिलीट कर देते हैं। लेयर डिलीट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, की डिफ्यूज वन, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ओके, और ऑब्जेक्ट को लिया आउटलाइनर न्यू बीजी ऑरेंज। नाउ आई विल ऐड इट इन अ लेयर। दिस विल बी की डिफ्यूज टू। अभी नया एक फोल्डर बना देंगे। लेट अस सी। अभी जैसे ये पुराना इमेज तो रहेगा ही, और एक फोल्डर बन जाएगा। तो इसमें तकलीफ ये होती है कि व्हेन यू आर यूजिंग माया, उसमें कभी क्या होता है ना कि आप थियोरेटिकली राइट हो, यू हैव डन एवरीथिंग करेक्ट बाय द बुक। तो अगर आपका प्रोसेस राइट है तो परहैप्स यू माइट हैव टू रीडू इट। रीडू का मतलब कि थोड़ा बहुत, जो मान लो कि लाइट के अंदर शेडोज नहीं आ रहे, राइट, आपने बहुत ट्राई किया कि लाइट के अंदर शेडो आ जाए, शेडो आ जाए, लेकिन अगर शेडो नहीं आता है तो आपको वो लाइट को डिलीट करके फिर से ट्राई करना है, और शायद उसके उसके अंदर काम हो जाएगा। सी यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, आप शेडो भी ऑन कर रहे थे, रेट्रेस शेडोज भी ऑन कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, बट इफ इट इज शोइंग रॉन्ग रिजल्ट्स then maybe you might have to, okay, I think it is still taking time। तो नया सीन ही ले लेते हैं। आई थिंक विल बी टेकिंग अ न्यू सीन। और देखिए रेंडर को बीच में जब क्लोज करना है, अभी जैसे ये रेंडर प्रोसेस चल रहा है, राइट, ये रेंडर प्रोसेस चल रहा है, इसको मुझे अगर बीच में रोकना है तो मैं कर सकता हूँ रेंडर कैंसल बैच रेंडर। राइट, यहाँ पे रेंडर कैंसल बैच रेंडर करके ऑप्शन है, तो आपका जो ये प्रोसेस है वो बीच में रुक जाएगा। तो अभी मैं ये करने वाला हूँ, आई विल टेक अ न्यू सीन। ओके, नए सीन के अंदर आई विल टेक अ फ्रेश सीन, जिसके अंदर मैं इंपोर्ट करता हूँ वो सारे ऑब्जेक्ट्स को। ओके, और अभी टेक्सचर्स देख लेते हैं। टेक्सचर्स भी है, की डिफ्यूज ऑरेंज, न्यू बीजी ऑरेंज, इसको कर लिया यहाँ पे की डिफ्यूज टू। पर्सपेक्टिव कैमरा, ओके, कैमरा यहाँ पे आया नहीं, दैट इज हेडेक। पर्सपेक्टिव कैमरा नहीं आया। पर्सपेक्टिव कैमरा इसलिए नहीं आया क्योंकि वो जो पर्सपेक्टिव का एज अ व्यू पोर्ट ले रहा है, और इसलिए आपका जो कैमरा वो ये हो गया, व्हाट यू से, चला गया। तो पर्सपेक्टिव कैमरा के लिए मान लो मैं ऐसे ही फिलहाल रेंडर करके दिखाता हूँ आपको। ओके, आई एम जस्ट रेंडरिंग लाइक दिस। इसको एक बार रेंडर बैच रेंडर करके देखते हैं। पर्सपेक्टिव, ओके, इसको मैंने बैच रेंडर स्टार्ट कर दिया है। सो टेस्ट ऑरेंज की डिफ्यूज टू में ओवरराइट होगा। So now your render is happening much more faster. You can see कि अभी फास्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि इसमें वो गलती नहीं है। ठीक है, सो नाउ इफ यू सी की डिफ्यूज 2, क्या हो गया? ओके, वाई, इसको क्या हो गया तकलीफ? EXR, ओके, EXR इसमें ओपन नहीं होगा। यहाँ पे फॉर्मेट हमने चेंज नहीं की थी, दिस फॉर्मेट इज EXR। EXR की जगह पे हम लोग टिफ कर देते हैं, टिफ सॉरी TG है। फॉर्मेट हमने चेंज नहीं की थी, इस वजह से इशू आ रहा है। यहाँ पे TG है ही नहीं, क्या बात है, JPEG यूज करता है। Why there is no
TGA in this. This is not right. Okay. PNG करते हैं ताकि वो ओपन हो सके फोटोशॉप में. अच्छा, दिस इज रेंडरिंग विद आर्नोल्ड, दैट इज अ प्रॉब्लम. ये आर्नोल्ड रेंडर यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है. वी शुड नॉट बी यूजिंग आर्नोल्ड रेंडरर. माया सॉफ्टवेयर करना है. माया सॉफ्टवेयर के अंदर पर्सपेक्टिव दिस ऑल ठीक है, और टीजीए कर लेते हैं. ओके, नाउ वी आर थ्रू. रेंडर, बैच रेंडर. सो देखिए, अभी मैं आपको इसका ड्रॉबैक बताता हूँ. ड्रॉबैक का मतलब, माया सॉफ्टवेयर बाय इटसेल्फ मे बी गुड, राइट. माया सॉफ्टवेयर में कोई ऐसा खास मतलब हमें काम करके देता है, लेकिन ये जब फाइनल स्टेज पे ऐसा कुछ इश्यू होगा, तो आप सोचिए कि आप कहाँ कहाँ पे भागोगे. ये देखिए, आपका अभी ये ठीक से आ रहा है. अभी इसमें सिर्फ शेडो ऑफ है, तो आप रे ट्रेसिंग को ऑफ आपने किया होगा, तो इस वजह से ये ऐसा बिना शेडो का दिख रहा है. तो शेडो ऑन करके यू कैन स्टिल रेंडर इट अगेन. तो ये जो ऐसी चीज थी जो कि आपने पूरा सेटअप कर लिया, आपने क्लाइंट को बोल दिया कि हाँ सर, मैं अभी आपको 2 घंटे में भेज रहा हूँ रेंडर करके, और तब जाके आपका ये इशू हो जाए, तो यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम इन इन यू नो दिस ट्रबल शूटिंग. आप ट्रबल शूटिंग के अंदर आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो. यू आर नॉट एक्चुअली गिविंग टाइम टू द क्वालिटी एनहांसमेंट. यानी आप अगर इतने टाइम में फोटोशॉप में लेके जाते, तो आपका तो कितना अच्छा आउटपुट निकल सकता था. लेकिन हमने आधा एक घंटा कम से कम यहाँ पे, वी जस्ट ट्राई टू फिगर आउट दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम. और प्रॉब्लम ये था दैट वी जस्ट वी जस्ट एक्सपोर्टेड द सीन एंड imported it back again into another scene, और उसके अंदर हमने फिर से लेयरिंग कर लिया, जो कि ऑलरेडी हम कर चुके थे, राइट. तो वही चीज की जो कि आपने पहले की थी, फिर भी पहले इशू आ रहा था, अभी इशू नहीं हो रहा है. मैंने इसमें कोई खास नई चीज की ही नहीं है, राइट. इवन देन यू सी दैट नाउ द थिंग्स आर गेटिंग सॉर्टेड आउट, राइट. सो नाउ इफ यू सी, ये देखिए शेडो आ गया यहाँ पे. इट इज एज गुड एज योर प्रीव्यू. तो मैंने जो सागर को फाइल भेजी थी, व्हाट आई डिड, आई सॉल्व्ड हिज फाइल, आई रेक्टिफाइड इस फाइल, और मैंने उसको आई थिंक नाम क्या दिया था मैंने सागर को, सर प्रैक्टिस 3. प्रैक्टिस 3 करके नाम दिया था, राइट. तो मैंने उसको सर ये यस. सर ये जो क्रैश का प्रॉब्लम है, हाँ. फिर से अभी मेरा भी फाइल क्रैश हो गया. हाँ, ओके. क्रैश का प्रॉब्लम मतलब 3ds मैक्स में नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा. सी आई टेल यू, मैं इतने सालों से बता रहा हूँ कि मैक्स के अंदर जब तक कि आप उसको बहुत ही बहुत ज्यादा परेशान नहीं करोगे. परेशान का मतलब ये है कि आप जब तक उसमें बहुत सारे कह सकते हैं कि डिटेल्स नहीं डाल दोगे, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स नहीं डाल दोगे, जब तक आप उसको थका नहीं दोगे, राइट. एक पॉइंट आएगा जब आप खुद सोचोगे कि ये मैं कितना इस पे लोड डाल रहा हूँ, यू नो. नहीं नहीं नहीं, देखिए ये सब अर्ली स्टेजेस है. एक सिंपल चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपको जब सीखते टाइम जो भी आपको फेस करना पड़ेगा, वो आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है. देयर इज नो इजी वे आउट, राइट. ये देखिए, मैंने जो सागर को फाइल करके भेजी थी, ये इसके अंदर भी मैंने सिर्फ एक ही लेयर बनाया है, की 3 करके, राइट. तो ये मैंने वैसे ही किया था that I took a new file, I exported I exported the objects, I re-imported them, और उसका एक नया लेयर बना के मैंने सागर को दे दिया. तो अभी जाके इसका ये जो रेंडर है वो ठीक से निकल रहा है. तो मैंने ये सागर की फाइल है प्रैक्टिस 3 करके, जो कि मैंने रेक्टिफाई करके भेजी. सो नाउ ऑल ही हैज टू डू इज, ही जस्ट हैज टू टेक ऑल द लाइट्स अगेन एंड रीडू एवरीथिंग. और तन्मय का जो, अच्छा हाँ बोलिए बोलिए. सर, लाइट्स इंपोर्ट करनी पड़ेगी क्या, फिर पहले से एक्सपोर्टेड है? लाइट्स भी मतलब सब कुछ आपका जो भी सीन में विजिबल है, जो सीन में आपका जो जो कंटेंट है जितना भी है, देखिए मास्टर लेयर में आप देखोगे सारी लाइटें यहाँ पे है, करेक्ट. तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को, इन सब चीजों को एक्सपोर्ट करोगे. ओके, बिना रेंडर टाइम हो रहा है, बट शेडोज के साथ बढ़ रहा है, बट शेडोज काम किया तो सीन खराब हो रहा है. देखिए आपको हमेशा क्या करना है कि जस्ट टेक थिंग्स स्लोली.
यानी यू जस्ट नीड टू एनालाइज थिंग्स। अभी देखिए ये कोरोना का वैक्सीन निकल रहा है तो सब लोग क्या बोल रहे हैं, अरे अभी निकालो अभी निकालो, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि अरे भाई हम लोग जल्दी निकालेंगे तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा। तो व्हेन यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, तो देखिए मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, यानी कह सकते हैं कि मैं भी कभी स्टूडेंट था और आज भी स्टूडेंट हूँ। इफ आई कैन डू इट देन इवन यू कैन डू इट, करेक्ट। देर आर सम थिंग्स विच आई मे नो यू मे नॉट नो, क्योंकि मैंने 15 साल से काम किया है तो थोड़े दो तीन चीजें ज्यादा पता होगी। अब जैसे ऑब्जेक्ट्स को एक्सपोर्ट करना इंपोर्ट करना मुझे पता था, आपको नहीं पता था, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपका टाइम ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, उसको एनालाइज करो कि आपने शेडो रेज बढ़ा दिए हैं, आप डेप्थ मैप ट्राई करो, आप रेट रेस ट्राई करो, राइट। आपका जो माया सेटिंग्स के अंदर रे ट्रेसिंग है उसको ऑन ऑफ करके देखो, यू सी। अगर कुछ नहीं होता तो माया को रिस्टार्ट कर दो, राइट। ओके, आप माया को रिस्टार्ट करो, सीन को आराम से देखो, एक छोटा सा प्लेन ले लो, स्फीयर ले लो, लाइट डालो, अलग अलग लाइट डालो, ठीक है। 5 शेडो इसलिए दिख रहे होंगे क्योंकि आपने सॉफ्टनेस नहीं बढ़ाया। देखिए यहाँ पे जो शेडो एंगल होता है, लाइट एंगल होता है शेडोज के अंदर, तो आपने लाइट एंगल को, देखिए ये सागर ने यहाँ पे 6 लाइट एंगल दिया है, राइट। 6 लाइट रेडियस या लाइट एंगल दोनों सेम होता है, और इसकी वजह से आपका शेडो जो है सॉफ्ट हो जाता है। तो अगर आप इसका एंगल बढ़ाओगे तो आपका शेडो सॉफ्ट हो जाएगा, अगर आप रेडियस को कम करोगे तो आपका शेडो शार्प दिखेगा। तो इसलिए 5 लाइट डाली होगी, तो 5 लाइट के अंदर आपने पांचों के अंदर कम लाइट लाइट एंगल रखा होगा या बहुत ही कम लाइट रेडियस रखा होगा। इस वजह से यहाँ पे आपको शेडो का जो शार्पनेस दिख रही होगी, यू सी। बट व्हेन यू कीप इट सॉफ्ट, तो इसका एंगल और रेडियस बढ़ा दोगे तो वो शेडो कम हो जाएंगे या तो शेडो निग्लिजिबल हो जाएंगे। एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू कैन गेट rid of the shadows by keeping the shadows but making them softer. That is the key, राइट। आप शेडो रखो लेकिन उसको सॉफ्ट कर दो। तो ये जो एट्रीब्यूट है यहाँ पे लाइट रेडियस और शेडो रेस का, उससे आप वो कंट्रोल करते हो, और ये मैंने सब पहले के लेक्चर में बहुत बार मैं कवर कर चुका हूँ, ठीक है। सो देखिए अगर आप लाइटिंग आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आपको बहुत ही पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। टेक्स्ट रेजोल्यूशन भी मैटर करता है, यस। टेक्सचर रेजोल्यूशन भी मैटर करता है। अगर आपने बिना वजह 4096 का टेक्सचर रखा है तो भी तकलीफ हो जाती है, बराबर। तो पहली बात है कि आप शेडो को सॉफ्ट और हार्ड करना सीख लो। दैट इज दैट इज द ओनली थिंग। ये जैसे यहाँ पे सागर ने किया है कि लाइट रेडियस को बढ़ा दिया, तो मेरे की शेडो में जो सॉफ्टनेस आ रही थी दैट इज बिकॉज लाइट रेडियस इज 6। इफ आई हैड केप्ट इट 1, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मैंने ये जो लाइट रेडियस है वो अगर मैंने कम रखी होती, ये की डिफ्यूज है, इसको प्रीव्यू रेंडर, इसको कीप इमेज करता हूँ, की डिफ्यूज का एट्रीब्यूट ले लिया और इसको हमने कर दिया 0। तो देखिए अभी प्रीव्यू में कैसा आएगा, ये देखिए ये शार्प आ गया। तो तन्मय का जो इश्यू हो रहा है कि उन्होंने सारे लाइट के अंदर ये एंगल बहुत ही कम रखा होगा। तो ये है 6 लाइट रेडियस और ये है 0 लाइट रेडियस, राइट। ये 6 है और ये 0 है, तो 0 लाइट एंगल या लाइट रेडियस की वजह से ये शार्प हो जाता है, और जितना रेडियस बढ़ाओगे उतना ही वो सॉफ्ट होते जाएगा। तो अगर 6 का आपने 35 कर दिया, तो 35 करोगे तो ये आपको शेडो दिखेगा ही नहीं, ठीक है। 5 रखा है तो 5 का 30 कर दो। अगर आपको शेडो नहीं चाहिए, आपको शेडो देखना नहीं है सीन के अंदर, तो आप उसको 20 30 25 कुछ भी कर सकते हो। बट इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ द शेडोज यू माइट हैव टू इंक्रीज द लाइट रेडियस और लाइट एंगल। और अगर आपको फिर भी इशू हो रहा है, आई थिंक यू कैन सेंड मी द फाइल, आई विल जस्ट गो थ्रू द फाइल एंड रिवर्ट बैक टू यू। आप मुझे वो फाइल भेज सकते हो, मैं उसको एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि कहाँ पे तकलीफ हो रही है, ठीक है। तो ये जो आपका इशू हो रहा था कि रेंडर लेयर्स में जो आपको ये कह सकते हैं कि अम, ये सारे लाइट एक साथ में रेंडर हो रही थी, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, ओके। एंड सारे ऑब्जेक्ट्स को आप सिलेक्ट कर लो और सारे रेंडर लेयर डिलीट कर दो, इंपोर्ट द ऑब्जेक्ट्स और इंपोर्ट द लाइट्स। फिर से लाइट को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसको रेंडर लेयर में डाल दो, एंड थिंग्स में स्टार्ट वर्किंग अगेन। तो ये एक जुगाड़ू तरीका है, राइट। दिस इज अ जुगाड़ू प्रोसेस विच वी जनरली डू, बराबर है। अब इसका कोई कोई खास ऐसा
साइंटिफिक मैं रीजन नहीं बता सकता कि ऐसे होने से क्या हो गया पहले सीन में और इस सीन में, बट दैट इज द थिंग कि ये जो क्या होता है ना कि इसमें आप आउटलाइनर में देखोगे इतने सारे यहाँ पे ये छोटे छोटे नोड्स बन जाते हैं, यू नो ऑल दीज टाइनी टाइनी टेम्पररी थिंग्स गेट्स क्रिएटेड। आप अगर इसमें देखोगे लाइट लिंकिंग एडिटर में बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें होती है जो कि ये टेम्परेली यहाँ पे बन जाती है। देखिए ये ऑब्जेक्ट शेडिंग ग्रुप एंड इनिशियल पार्टिंग ऐसे ऐसी और शेडिंग, ये सब जो चीजें होती है ना, ये कभी कभी इसमें कोई इश्यू आ जाता है। तो इन सब चीजों को डीलिंक करने के लिए व्हेन वी एक्सपोर्ट द सिलेक्शन तो ये सारी लिंक टूट जाती है और फिर से नए सिरे के लिए बन जाती है। ठीक है, सो you can see that at least we have spent 45 minutes just to sort out the issue which is very small। बहुत ही छोटा इशू है फिर भी हमें इतना सारा टाइम लग गया कि यू नो जस्ट टू व्हाट यू से रेक्टिफाई अवर सीन विच इज नॉट अवर इशू। ये हमारा इशू नहीं है, हमने थियरेटिकली सब कुछ ठीक किया है, लेकिन ये माया ने ऐसा कुछ किया जिसके अंदर हमारा टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड तन्मय का जो क्वेश्चन था कि सर हम 3D मैक्स में क्यों नहीं सीखते, देखिए माया आज 80 to 90% स्टूडियोज में यूज हो रहा है। ओके, माया इज बीइंग यूज्ड इन 80 to 90% ऑफ स्टूडियोज। अभी आप मुझे कहिए कि अगर मैं 3D मैक्स को आपको सिखा दूं और आपको माया सिखाऊं नहीं, और अगर आप इंटरव्यू में चले गए और आपको टेस्ट दिया माया के अंदर, तो आप क्या करोगे? आप तो टूल स्कूल पे ब्लेम करोगे कि अरे इन्होंने तो 3D मैक्स ही सिखाया, माया हर जगह पे यूज होता है और हर जगह पे मैं फेल होके आ जाता हूँ। राइट, तो माया एक्चुअली स्टूडियोज में ज्यादा इसलिए यूज होता है क्योंकि उसके अंदर स्क्रिप्ट्स और कस्टमाइजेशन का स्कोप ज्यादा है और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि माया में अच्छे हैं जो मैक्स में नहीं है। बराबर, तो इसलिए प्रोडक्शन वाले माया को ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो अभी एक प्रोसेस बन गया, मतलब एक कहते हैं ना कि हमें अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री में सबसे पहले गांधी जी का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ब्लेंडर यूज हो रहा है बट दैट इज स्लो स्लो ट्रांजिशन, इतना ब्लेंडर मेन स्ट्रीम नहीं हुआ है। राइट, वी कॉल इट मेन स्ट्रीम। ब्लेंडर धीरे धीरे मेन स्ट्रीम होगा। नहीं 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 नहीं, पेड हो या अनपेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पेड अनपेड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, व्हाट सागर इज सेइंग, पेड और अनपेड में कोई इशू नहीं है। देखिए आई विल टेल यू, मैं मेरे एक क्लाइंट के ऑफिस में गया था जिनके पास 3D मैक्स का ऑफिशियल वर्जन था। राइट, शी हैड द ऑफिशियल वर्जन ऑफ 3D मैक्स, लेकिन वो उतना ही क्रैश हो रहा था जितना कि पायरेटेड वर्जन हो रहा था। ठीक है, उल्टा वो पेड वर्जन था उसके अंदर बहुत सारा नोटिफिकेशन आ रहा था कि आपको ये भी अपडेट करना है, आपको वो भी अपडेट करना है, हमारा ये आने वाला है वो आने वाला है, प्लगइन डाउनलोड करो। तो पेड वर्जन में तो ज्यादा हेडेक था कि बहुत नई नई चीजें उसमें दिखाते रहते थे वो लोग। ठीक है, तो पेड और अनपेड से कुछ नहीं होता, आपका जो माया का जो ग्लिचेस है वो अपनी जगह पे रहेगी। राइट, दैट इज नॉट गोइंग टू गो अवे इन नियर फ्यूचर। और हो सकता है कि माया का पूरा रिवैम्प होकर कोई नया ही सॉफ्टवेयर आ जाए, यू नेवर नो। अभी ऑटोडेस्क क्या है, ऑटोडेस्क ने माया को खरीद लिया है तो वो लोग क्या करेंगे, ऐसी छोटी मोटी चीजों को गैदर करके आधा 3D मैक्स आधा माया आधा सिनेमा 4D आधा हुडीनी वो सब मिला के शायद कोई नया ही सॉफ्टवेयर लेके आए जिसमें कंपेरेटिवली कम हेडेक हो। माया हैज बिकम अ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। ठीक है, इसके लिए हमें माया को यूज करना पड़ रहा है। राइट, और ब्लेंडर का जो आप बोल रहे हैं, तो ब्लेंडर इज नॉट एक्चुअली मेन स्ट्रीम राइट नाउ। यानी ब्लेंडर ऐसी बात नहीं है कि आपने किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके सीख लिया तो आप किसी और जगह पे जाओ तो आपको ब्लेंडर ही मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि 80 to 90% ऑफ स्टूडियोज आर यूजिंग माया, और ब्लेंडर एक एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में है। ब्लेंडर इज इन एन एक्सपेरिमेंटल स्टेज कि वो एकदम कह सकते हैं कि वो एकदम प्रोडक्शन में चालू नहीं हो गया है। कुछ स्मॉल स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल रहेंगे जो उसके ऊपर R&D करते होंगे, एंड दे विल नॉट बी हैविंग ऑल द सॉल्यूशन व्हिच माया माइट हैव। माया के लिए जो प्लगइन्स हो गए स्क्रिप्ट्स हो गई है, सो मैं कहूंगा कि ब्लेंडर इज देयर बट इन अ वेरी स्मॉल नंबर्स। माया उसके प्रोपोर्शन में देखेंगे तो 75% है। तो इसलिए आपको माया सीखना पड़ेगा रिगार्डलेस ऑफ द इश्यूज दैट यू आर हैविंग। आप कोई भी इशू ये किसी भी फैकल्टी को पूछ लो, हर एक फैकल्टी ये कहेगा कि यस माया डज हैव सम इश्यूज बट यू हैव टू डील विद इट। हमें उसके साथ डील करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको जब सिखाता हूँ, व्हेन आई एम टीचिंग यू, तो मुझे भी कुछ छोटे मोटे इश्यूज आते होंगे बट वी हैव टू डील विद इट। क्योंकि मैं अगर 15 साल में मैंने 5 स्टूडियो में काम किया और पांचों स्टूडियो में माया था, सो व्हाई वुड आई बी कीपिंग यू अवे फ्रॉम माया? दैट इज नॉट पॉसिबल। So we'll have to wait till everything becomes
यू नो ब्लेंडर स्पेसिफिक, और तब जाके हम ब्लेंडर भी बाद में हमें उसको ट्रांजिशन करना पड़ेगा. यस. हेलो सर. यस, टेल मी. हेलो सर. यस यस, टेल मी, आई कैन हियर यू. सर मुझे वो ऑक्लूजन का पार्ट था ना, यस. ऑक्लूजन का पार्ट था ना, उसमें वो शेडर प्रीसेट जो है ना उसके, उसमें ऑक्लूजन ऑप्शन मेरे को नहीं आ रहा था. राइट. तो मैंने क्या किया, आर्नोल्ड आर्नोल्ड रेंडर यूज किया, बराबर. उसमें एम्बिएंट ऑक्लूजन यूज किया, करेक्ट. तो वो भी चलेगा. Yes, yes, you can do that. So that is a very good, that is very good initiative you took, and I am glad that you did the needful. I am what you say. Uh, मैं काफी impressed हूँ. मैं कहूँगा कि आपने at least उतनी मेहनत की, right? You took as much effort that was necessary in order to bring out the output. तो आपने वो जुगाड़ कर लिया, correct? So और वैसे भी आप शायद माया, इमेज तो सेव करूंगा. राइट राइट राइट, दैट इज ऑल्सो फाइन. देखिए मैं कहूंगा कि जैसे आपने जो भी अप्रोच लिया है दैट इज नॉट रॉन्ग एट ऑल. आपने वही किया जो कि नीड ऑफ द आवर था, तो आपने जो किया है वो सही है. ठीक है, वट एवर यू डिड इज राइट. सो आई एम ग्लैड. यस. तो अभी आप माया 18 यूज कर रहे हो, इसके लिए आपको एम्बिएंट ऑक्लूजन यूज करना पड़ा, करेक्ट है? बिकॉज यू आर यूजिंग, हाँ यू आर यूजिंग माया 18, तो उसके अंदर मेंटल रे है नहीं, तो वो उसके अंदर ऑप्शन वही है कि आप ओवरराइड करो और उसको एम्बिएंट ऑक्लूजन का शेडर दे दो, करेक्ट? सो you did the right thing, there is nothing wrong in it, and I am teaching you mental ray because mental ray के अंदर जो आपको कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल्स है वो थोड़े अच्छे से समझ में आएंगे, इसलिए मैं मेंटल रे पे सिखा रहा हूँ. लेकिन आपने देखा होगा कि जो उसका उसका शेडर देना है वो काफी इजी है, राइट? आर्नोल्ड का शेडर देना है वो काफी इजी है, इसके अंदर थोड़ा ट्रिकी है मेंटल रे में, लेकिन हाँ इसमें लेकिन आपको पता चलेगा. यस, उसको सेटअप करना काफी इजी है. तो जैसे मैंने कहा मैं आपको डिफिकल्ट से इजी पे लेके जाऊंगा तो आपका काम डबल फास्ट हो जाएगा, ठीक है? यस. एंड नाउ टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यस, सो टुडे बोलिए. अभी सर ये माया सॉफ्टवेयर के लिए मेंटल रे है क्या, कि हम लोग मेंटल रे यूज करेंगे? नहीं नहीं, मेंटल आप अभी मैं कहूंगा आपके पहले वाले बैच में मैं शायद क्लेम कर सकता था कि आपको शायद मेंटल रे कहीं पे यूज करना पड़े, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि दिस ईयर ऑनवर्ड्स मेंटल रे मे बिकम ऑब्सोलीट. ठीक है, मेंटल रे आपको भूल जाना पड़ेगा, क्योंकि मेंटल रे का जो ये है अवेलेबिलिटी है वही खत्म होगी. क्योंकि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू इंस्टॉल माया 2017 या माया 2018, और नॉर्मली सब लोग वही इंस्टॉल करते हैं, तो तकलीफ ये है कि उसके अंदर मेंटल रे दिया ही नहीं है. मेंटल रे वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है उसमें. अभी आर्नोल्ड ने टेक ओवर कर लिया है, तो मेंटल रे इज ऑब्सोलीट, यानी वो हिस्ट्री हो गया, बराबर है? तो हम हाँ उसके अंदर है ही नहीं. आप डालना चाहोगे तो भी आपको वो मिलेगा नहीं प्लगइन, क्योंकि क्या होता है कि जो ग्राफिक कार्ड वाले जो एनवीडिया और ये बड़े बड़े जो कंपनीज होती है, ये क्या करते हैं, हाँ वो फेज आउट कर लेते हैं, राइट? दे फेज इट आउट. यानी आप देखोगे कि कोई गाड़ियां होती है तो उसमें कैसा वो लोग किसी एक फीचर को निकाल ही देते हैं, राइट? दे दे जस्ट गेट रिड ऑफ द होल थिंग. यानी मान लो कि आगे जाके मैनुअल गियर निकल जाएगा, ऑटो गियर ही हो जाएगा. वो लोग क्या बोलेंगे कि अरे ऑटो गियर ज्यादा खरीद रहे हैं, मैनुअल गियर का डिमांड कम हो गया है, तो उसको हटा ही दो, सबको कन्वीनियंस चाहिए, तो वो मैनुअल का पूरा मैकेनिज्म ही हटा देंगे, राइट? सो proportion wise, if they are seeing that more and more people are demanding Arnold, so then why to have mental which is far more tedious and difficult? तो बेटर है सबको माया पे आर्नोल्ड पे शिफ्ट कर दो. वो लोग मेंटल डे को फेज आउट कर दिया है ऑलमोस्ट. एंड इफ आई कैन गिव यू एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट, मैं आपको बताता हूँ. आई जस्ट शो यू दैट अनाउंसमेंट. ये देखिए, मेंटल रे फॉर माया, देखिए वीरे भी है, बट वीरे इज एक्चुअली एडिशनल प्लगइन. वीरे जो है ना, हाँ यानी वो है ना आपको इनबिल्ट रेयरली मिलेगा. हो सकता है कि ब्लेंडर के अंदर जो ब्लेंडर के अंदर आपको ये मिले वो वीरे या कुछ, बट इट इज व्हाट यू से, इट इज नॉट गिवन फॉर फ्री. ज्यादातर सॉफ्टवेयर के अंदर वो फ्री में नहीं होता, वो आपको
पे करना पड़ता है टू डाउनलोड दैट प्लगइन। और अगर आप डाउनलोड करोगे तो हो सकता है कि वो आपको ट्रायल दे दे एक आध महीने का। वो क्या कहेंगे कि यू नो आप 30 दिन के लिए यूज करो, उसके बाद आपको अगर यूज करना है तो आपको फिर पे करना पड़ेगा, या तो फिर वाटर मार्क के साथ आपको वो यूज करना पड़ेगा, तो वो पेड पेड हो जाता है। ठीक है, तो मेंटल वीरे जो है that is an additional plugin which I am using. It is a what you say, it is not an it is not officially there, but I am still using it just because I have been using it since a long time. ठीक है, ये देखिए, all of you can see this. Yes, बेस्ट। देखिए मैं कहूँगा आर्नोल्ड अपने हिसाब से बेस्ट है। ठीक है, आर्नोल्ड अपने हिसाब से बेस्ट है, वीरे अपने हिसाब से बेस्ट है, और कोरोना रेंडरर भी अपने हिसाब से बेस्ट है। सम थिंग्स आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, यानी किसी में वीरे अच्छा है, किसी में कोरोना अच्छा है, किसी में आर्नोल्ड अच्छा है। तीनों में अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स है। ये क्या है, आर्टिस्ट के ऊपर होता है कि उसको कौन सी चीज पसंद आती है। ठीक है, तो तीनों में अपने अपना बेनिफिट्स है। मैं कहूंगा, मैं एकदम डिप्लोमेटिक बन रहा हूँ, आपको लगेगा कि मैं एकदम ओवरऑल कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने अगर गलती से आपको बोल दिया कि आर्नोल्ड इज द बेस्ट, ठीक है, तो हो सकता है कि आप वीरे की कुछ चीजें आप देखने के लिए रिलक्टेंट हो जाए। आप बोलोगे नहीं नहीं सर ने बोल दिया तो आर्नोल्ड ही अच्छा होगा, बट मैं ये कहूंगा कि वीरे में भी ऐसी कोई बहुत अच्छी चीजें हैं जो कि विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन फ्यूचर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यू बी द जैक ऑफ ऑल, यू सी, यू कैन बिकम अ जैक ऑफ ऑल, यानी आप आर्नोल्ड भी सीख लो, कोरोना भी सीख लो, और वीरे भी सीख लो। उसके बाद जब कोई टाइम ऐसा आता है जब आपको लगे कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, इसमें आर्नोल्ड की जगह वीरे में अच्छा काम होगा, तो आप वीरे यूज कर लो। फिर कोई दूसरा प्रोजेक्ट आएगा, उसके अंदर लगेगा कि इसके अंदर कोरोना रेंडर में जल्दी हो जाएगा, तो आप कोरोना यूज कर लो। you see, so at least you should know everything, and then you can pick your particular project as per your requirement। ऐसा मैं कह सकता हूँ। वीरे अच्छा क्यों है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। वीरे अच्छा इसलिए है क्योंकि वीरे शेडर्स और वीरे के जो मॉडल्स हैं वो बहुत सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं। बराबर है, यानी कि वीरे के ऑलरेडी मटेरियल जिसके ऊपर अप्लाइड होते हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज है जिसके ऊपर वीरे के मटेरियल अप्लाइड है। तो आपको क्या करना है, सीधा उसको इंपोर्ट करना है और डाउनलोड कर लेना है, इंपोर्ट करके रेंडर कर लेना है। तो आप सोचिए कि अगर आप आर्नोल्ड में करने गए तो उन सारे वीरे के शेडर्स को आपको आर्नोल्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपका वो लेबर बढ़ जाएगा कि हर एक ऑब्जेक्ट को पकड़ पकड़ के आपको आर्नोल्ड में कन्वर्ट करना पड़ा। बट इफ यू नो वीरे, आप सीधा उसको डाउनलोड करोगे, इंपोर्ट करोगे और सीधा रेंडर पे डाल दोगे यूजिंग वीरे रेंडरर। आप समझ गए? तो अगर आपने वीरे को एकदम इग्नोर कर दिया तो हो सकता है कि आपका थोड़ा लेबर बढ़ जाए, आपका थोड़ा काम बढ़ जाएगा। राइट, सो हाँ, तो देखिए अगर मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊं तो जो ग्रोथ हुआ, यानी मैं जब से देख रहा हूँ इस इंडस्ट्री को, पहले था माया डिफॉल्ट स्कैनलाइन सॉफ्टवेयर रेंडर, यानी माया डिफॉल्ट स्कैनलाइन रेंडर जिसके अंदर रिट्रेसिंग और वो सब कम था। बाद में आया मेंटल रे में उन्होंने थोड़ा रियलिटी को ये अचीव करने की ट्राई की, थोड़ा उसके अंदर फीचर्स ऐसे डाले जिससे आपको रियल आउटपुट अच्छा सा मिले, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग रहा था। फिर मेंटल रे चला आपका 5-10 साल, 5-6 साल तक मेंटल रे चला, जो कि एक इंडस्ट्री में काफी हद तक लोगों ने यूज किया। फिर मेंटल रे के बाद आया आर्नोल्ड। अभी लोग आर्नोल्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन जब मेंटल रे बना था, व्हेन मेंटल रे वाज बीइंग यूज्ड, वीरे वाज आल्सो पिकिंग अप स्पीड। वीरे ने भी मेंटल रे के साथ में अपना अपना एक पैरेलल डेवलपमेंट चालू रखा था। तो वीरे, लेकिन होता क्या था कि हार्डवेयर के हिसाब से टाइम थोड़ा ज्यादा ले रहा था। मेंटल रे से आउटपुट अच्छा आ रहा था, लेकिन उसका वीरे का टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था। लेकिन वो कह सकते कंपेंसेट कर रहा था क्योंकि उसमें क्वालिटी अच्छी आ जाती थी। तो कुछ लोग वीरे के ऊपर ट्रांसफर हो रहे थे। तो आर्नोल्ड वालों ने क्या किया कि लोगों को मेंटल रे का थोड़ा फीचर्स दे देते हैं, थोड़ा वीरे का फीचर्स दे देते हैं, और ऐसी चीज प्रोवाइड करते हैं जो कि दुनिया की बेस्ट चीज हो। तो आर्नोल्ड ने क्या किया, आर्नोल्ड ने इन सब चीजों को गैदर करके एक अच्छा सा फास्ट और एकदम एफिशिएंट एक रेंडरिंग इंजन बनाई जो कि वीरे और मेंटले के ऊपर थी। तो आर्नोल्ड रेंडरर भी बाद में इतना अच्छा उन्होंने डेवलप किया कि उसके अंदर वो सारी चीजें उन्होंने डाल दी जो कि लोग देख रहे थे, विच पीपल वर लुकिंग अप टू। तो उन्होंने आर्नोल्ड लेके आए और मेंटले को हटा दिया, तो लोगों को आदी कर दिया कि अभी आपको मेंटली यूज ही नहीं करना, आप आर्नोल्ड यूज करो। तो अभी लड़ाई किसके बीच में शुरू हो गई,
आर्नोल्ड के बीच में और वीरे के बीच में, कि कुछ लोग बोलेंगे कि वीरे अच्छा है, उसमें भले टाइम लग रहा है लेकिन आउटपुट अच्छा आता है। आर्नोल्ड भी क्या कहेगा, आर्नोल्ड में दोनों मिल रहा है, स्पीड भी मिल रही है और आउटपुट भी मिल रहा है। तो वीरे वालों ने क्या किया कि आर्नोल्ड के साथ मैच करने के लिए उन्होंने कुछ सेटिंग्स को निकाल दिया, कि जो सेटिंग जरूरत से ज्यादा टीडीएस थे, लेंदी थे, समझने के लिए डिफिकल्ट थे, तो वीरे वाले अभी उस तरफ आ रहे हैं। दे आर ग्रेजुअली पिकिंग अप, कि वो लोग भी चीजों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जैसे आर्नोल्ड है, आर्नोल्ड के अंदर कुछ बहुत ही कम सेटिंग्स है, जिसको आप सेटिंग अच्छे रख दोगे तो आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। सो वीरे इज ऑल्सो पिकिंग अप नाउ। फिर दोनों चीज पैरेलल हो गई कि वीरे भी अच्छा हो गया, आर्नोल्ड भी अच्छा हो गया, और बीच में आ गया कोरोना रेंडरर। तो कोरोना रेंडरर तो सबका बाप है, यानी अगर आप उसके प्रीव्यूज देखोगे तो उसमें इतनी अच्छी चीजें हैं जो मैं थर्ड ईयर वालों को सिखा रहा हूँ आजकल। तो वो तो उन्होंने मजाक सा बना दिया है, मतलब अगर लाइटिंग का फंडामेंटल्स पता हो तो आप रियलिस्टिक आउटपुट तो विद इन सेकेंड्स बना सकते हैं। तो अभी मैं कहूंगा कोरोना भी अच्छा हो गया, आर्नोल्ड भी अच्छा हो गया और वीरे भी अच्छा हो गया। फायदा हमें ही है, एंड ऑफ द डे फायदा हमें मिलना है, कि तीनों लोग अपना अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं और हम लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। और देखिए, अगर मैं आपको मेरे जो वीरे 2.0 जो वीरे 2.0 का अगर आउटपुट बताऊं, तो वो मैंने बैक इन द डे, जब मैं मेंटल डे में मैंने माया के अंदर एक कार बनाई थी, आपको शायद मैंने दिखाई होगी बट आई वुड लाइक टू शो यू अगेन। ये मैंने बनाई थी वीरे में, बहुत पहले का वर्जन था। दिस दिस व्हाट यू से, दिस कार वाज मेड बैक इन 2006। ठीक है, ये मैंने वीरे 2.0 में रेंडर की थी इसको। और दूसरी एक कार जो ये है, अभी देखिए ये जो दोनों कार्स है, इसको मैंने रेंडर किया था यूजिंग वीरे, वीरे 2.0। अभी इसका मैं अगर क्रिएटेड डेट अगर बताऊं, इफ आई हैव दैट डेट विथ मी, तो ये 13 है, ये इसका 13 दिखा रहा है, बट एक्चुअली ये कार बनाई थी मैंने बैक इन 2006, जिसके अंदर मेरे पास P4 था, पेंटियम 4। आपको शायद याद है कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है, बट पेंटियम 4 नाम का एक इंटेल का प्रोसेसर होता था, जिसके अंदर बहुत टाइम लगता था। मैंने ये कार को रेंडर करने के लिए कम से कम 2.5 दिन लगाया था, मोर देन 48 आवर्स। मैं इसको चालू करके रख जाता था और धीरे धीरे करके इसमें ये रेंडरिंग होती थी, और इवेंचुअली आई गॉट दिस आउटपुट यूजिंग HDRI एंड ग्लोबल इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा टाइम लगा था, बट आई गॉट दिस आउटपुट विच इज रीजनेबल। ठीक है, तो ये वीरे 2.0 में किया था। अभी आपके पास आ गया वीरे 5.0, तो ये जो चीज वहां पे 2.5 दिन लगा था, अभी आपको लगेगा 2.5 मिनट। उन्होंने स्पीड एनहांसमेंट कर दिया अकॉर्डिंग टू योर i7। हार्डवेयर भी अच्छा हुआ और सॉफ्टवेयर भी अच्छा हुआ, तो ये जो आउटपुट अभी 2 दिन लगा था, उसको लगेंगे 2 मिनट। ठीक है, सो फंडामेंटल सारे सेम रहेंगे, सिर्फ आपका स्पीड एनहांसमेंट होगा और आपका जो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज डू नॉट गो बाय द सॉफ्टवेयर, प्लीज डू नॉट डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर। नथिंग इज ग्रेट, नथिंग इज बैड। कोई चीज एकदम अच्छी भी नहीं है, कोई चीज एकदम बुरी भी नहीं है। आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, ओके। So I am hoping that we are through with this particular confusion of which software is good and which is bad. And secondly, ये देखिए, everyone can see the screen, right? Yes. अभी देखिए इसके अंदर आपको यहाँ पे एक क्लियर यहाँ पे नोटिस मिल रही है that NVIDIA will no longer offer new subscriptions to the Mental Ray plugins for Maya and 3ds Max. Okay, as well as Mental Ray standalone from November 20, 2017 onward. Okay, ये देखिए यहाँ पे क्लियर आपको मिल रहा है, NVIDIA will no longer offer new subscriptions to the Mental Ray plugins for Maya and 3ds Max। और ये डेट है मतलब 2017 का है, तो हो सकता है कि आपको जो माया 2017 है उसके ऑनवर्ड्स आपको सिर्फ आर्नोल्ड ही बाय डिफॉल्ट एक रेंडरर मिलेगा। यानी एक रहेगा आपका माया डिफॉल्ट स्कैनर रेंडर और दूसरा रहेगा आर्नोल्ड रेंडरर। मेंटल डे का पत्ता कट हो गया। ठीक है, क्योंकि मेंटल डे कह सकते हैं उसको रिटायर कर दिया, कि वो बहुत बूढ़ा हो गया, उसने बहुत काम किया, और जो सॉफ्टवेयर की कंपनी है उसने बोला अभी आपका काम हो गया, आपके पास से बहुत कुछ सीख लिया, अभी आप रिटायर हो जाओ और आराम करो। ठीक है, सो ही विल बी मेंटली विल बी डाइंग इट्स स्लो डेथ। यानी हमारे जैसे कुछ सीनियर आर्टिस्ट शायद उसको सिखाएंगे, 1 साल के बाद शायद मैं खुद भी मेंटली सिखाना बंद कर दूंगा।
कि शायद यू नो आई एम एबल टू टीच थ्रू सम अदर मीडियम, मेंटली को शायद सिखाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। सो मेंटली हम लोग इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ फंडामेंटल्स अच्छे से सीख सकते हैं, यू नो देयर आर समथिंग विच यू कैन लर्न फ्रॉम इट इन अ वेरी एफिशिएंट वे। उसका भी मैं आपको एक्सरसाइज बता दूंगा कि मेंटली क्यों सिखाया जाता है, ताकि आपको बिहाइंड द सीन्स क्या होता है उसका बहुत अच्छा आइडिया आ जाता है कि आपका जो रेंडरिंग हो रही है उसमें क्या चक्कर है, यू नो हाउ थिंग्स आर हैपनिंग विथ रिगार्ड्स टू इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन एंड ग्लोबल इल्यूमिनेशन, यानी उसको जीआई कहते हैं। तो सीन के पीछे क्या चल रहा है वो आपको एकदम प्रैक्टिकली दिखाई देगा दैट दीज आर द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग। यूज एज आई सेड, देखिए आपके पास माया 15 है ही नहीं तो आप यूज कैसे करोगे? मतलब आपको अगर यूज करना है फिर भी यू विल नॉट बी एबल टू यूज बिकॉज 2017 ऑनवर्ड्स आपके पास मेंटल है ही नहीं। तो इवन इफ यू वांट टू यूज इट यू मे हैव टू इंस्टॉल माया 15। अगर आप माया 15 इंस्टॉल करते हो तो आप मेंटली यूज कर पाओगे, बट इफ यू आर चूजिंग टू इंस्टॉल द लेटर वर्जन तो आपको मेंटली मिलेगा ही नहीं। नहीं, आई थिंक माया 2017 में भी नहीं है एज फार एज आई नो। एक बार देख लेते हैं माया 17, शायद तो नहीं है 2017 में, आई थिंक एडिशनली दिया होगा, बट मेंटल रे आपको नहीं है 2017 में नहीं है। उसमें भी शायद आर्नोल्ड ही दे दिया है, बराबर है। यानी ये कैसा हो गया ना कि आपको आदी कर दिया उन लोग ने कि आप छोड़ दो मेंटल रे, छोड़ दो आर्नोल्ड यूज करना शुरू कर दो, बराबर है। और अभी अगर मैं आपको मेंटल रे का ताकत बताऊं, यू सी व्हाई आई एम टेलिंग यू टू टू यू नो आउटडेटेड, एग्जैक्टली मेंटली आउटडेटेड हो गया। बट इसको ये कहते हैं ना कि पुरानी चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसके अंदर भी कुछ आपको सीखने मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको मेंटली अभी फिलहाल सिखा रहा हूँ, क्योंकि उसमें से कुछ चीजें बहुत अच्छी सीखोगे आप। यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर रियली नाइस विथ रिगार्ड्स टू क्लैरिफाइंग योर डाउट्स। तो मेंटली करोगे तो अच्छे से आप सीख पाओगे, ठीक है। तो दैट इज आई एम इंसिस्टिंग कि मैं आपको पूरा बैकग्राउंड दिखाऊं कि किस तरह से इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन और ग्लोबल इल्यूमिनेशन ने जन्म लिया। तो ओरिजिन जाने के लिए हमें मेंटल रे सीखेंगे तो हमें बेटर आइडिया आएगा। सो दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू टीच यू मेंटल रे। इवन इफ यू डोंट फॉलो द लेसन दैट इज फाइन। अगर आप लेसन को उसको आगे जाके प्रोडक्शन में यूज नहीं करोगे वो ठीक है, बट अगर आप सीख लोगे तो वो कभी आपका वेस्ट नहीं होने वाला है। इट इज नेवर गोइंग टू हार्म यू इन एनी वे। ज्यादा सीखोगे तो आपको फायदा ही है दिस वे और दैट वे, बराबर। सो इट्स बेटर टू हैव मोर नॉलेज। ज्यादा अगर कुछ सीख लिया तो कोई तकलीफ नहीं है, इट्स नॉट गोइंग टू हार्म यू इन एनी वे। सो दिस टाइम व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये जो अपना सीन है इसको मैं इंटीरियर सीन को मैं पासिस में कन्वर्ट करने वाला हूँ, ओके। मैं क्या करूंगा कि माया सॉफ्टवेयर के अंदर ही और दो तीन सीन करूंगा और उसके बाद मैं आपको मेंटली में लेके जाऊंगा कि अगर हमने मेंटली यूज किया तो माया सॉफ्टवेयर और मेंटल के अंदर कौन से डिफरेंसेस है, राइट। तो देन यू विल फील कि हाँ मेंटल माया सॉफ्टवेयर से अच्छा है। फिर मेंटल के बाद में मैं अगर आपको ये आर्नोल्ड सिखाता हूँ तो आपको दोनों में डिफरेंस और पता चलेगा कि मेंटल और आर्नोल्ड में कितना फर्क है और कितना उन्होंने एक के ऊपर एक ओवरलैप किया हुआ है चीजों को। सो दैट वे यू विल बी गेटिंग द बेटर आइडिया कि हम लोग किस तरह से चीजों को एनहांस करते हैं, हाउ द सॉफ्टवेयर हैव इवॉल्व्ड इन ऑल दीज इयर्स। तो मेरे ख्याल से वी ऑलरेडी नो दिस सीन। इस सीन का जो हमें जो कह सकते हैं कि पूरा सेटअप तो पता ही है, तो मैं इसमें फिर से आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि कौन सी लाइट कहाँ पे जा रही है। सो आई थिंक आई विल स्टार्ट विद सेटिंग अप द लाइट्स अगेन। दैट इज फर्स्ट इज माई की लाइट। फटाक से उसका आउटपुट देख लेंगे और मैं इसको ट्राई करूंगा कि इन सारे लाइट्स को मैं पासिस में डालना शुरू कर दूं, ठीक है। यानी इन सब लाइट्स को आई विल स्टार्ट टू पुट देम इनटू रेंडर लेयर्स एज सुन एज पॉसिबल। तो मैंने इस सन डायरेक्शन को यहाँ पे सेटअप कर लिया, इस लाइट को सिलेक्ट किया, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया एंड आई विल जस्ट ब्रेक द लिंक्स सो दैट वो लाइट को यहाँ पे शेडो कास्ट ना करे। लाइट को सेटअप करने के बाद आई विल स्विच ऑन दी रे ट्रेसिंग, क्योंकि अगर रे ट्रेसिंग ऑन ना रहा तो फिर मेरा लाइट का जो शेडो है, जो रे ट्रेस शेडो है, वो शायद आए नहीं अंदर रूम के अंदर। सो आई जस्ट रेंडर दिस सीन नाउ। आ गया। लाइट को थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं, यानी थोड़ा क्रॉस कर लेते हैं ताकि, और कैमरा वन ही है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। आई डोंट थिंक दैट इज द राइट कैमरा। यस, आई थिंक नाउ वी आर फाइन।
इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं ताकि अपने जो बॉक्सेस है यानी जो स्क्वायर शेप है वो अच्छे से दिखे। यस, दिस इज गुड, आई लाइक दिस। तो इसको मैं अभी कीप इमेज कर देता हूँ, आई विल से कीप इमेज। इसके बाद ये लाइट इसको नाम दे देते हैं, वी विल बी गिविंग इट अ नेम दैट इज की लाइट। ठीक है, की लाइट को हाइड कर दिया। नाउ वी विल वर्क ऑन द बाउंस लाइट, और बाउंस लाइट को सेटअप करने के लिए एरिया लाइट यूज करेंगे। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैज दिस सीन फाइल, तो मैं होप करता हूँ कि आप भी मुझे ऐसा कोई अच्छा सा आउटपुट बना के इंटीरियर का मुझे नेक्स्ट एक्सरसाइज में दिखा सके। ओके, तो ये मेरी हो गई बाउंस लाइट। तो बाउंस लाइट थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ, इसका मैं इंटेंसिटी कर देता हूँ 0.1। ठीक है, एंड सी दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू ऐड एनी कलर्स इनटू दिस, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कलर डालूंगा आपके फोटोशॉप में, मैं कलराइज करने वाला हूँ फोटोशॉप के अंदर। तो मैं इन लाइट्स को शेडो रेज बढ़ा देता हूँ ताकि अपने को ग्रेन्स ना आ जाए। आई थिंक शेडो रेज आई विल कीप इट टू 10 बिकॉज दिस लाइट इज गोइंग टू एक्सपांड अ लॉट, और उसके शेडो जो है वो ब्लरी हो जाएंगे, और जितने वो ब्लरी होते हैं उतने ही वो ग्रेनी होते हैं। तो ग्रेनी शेडोज को निकालने के लिए आई हैव टू इंक्रीज द शेडो रेज। देखिए ये बाउंस लाइट अच्छी आ गई है, और इसका मेरे ख्याल से बाउंस लाइट का जो एक्सपोजर वो बहुत ही ज्यादा है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसका इंटेंसिटी कम कर देता हूँ। आई थिंक आई reduce it to around 0.05 or something, 0.025। ओके, यस, 0.025। आप पुरानी अपनी जो अगर लाइट आपने बनाई होगी तो उसको भी आप रेंडर लेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाउंस लाइट थोड़ी ज्यादा हो रही है, थोड़ी कम कर देता हूँ। यस, नाउ इट इज परफेक्ट। आई थिंक ये इतना ठीक है बाउंस लाइट, दिस इज गुड। सो ये मेरी बाउंस लाइट होगी, दिस इज माई बाउंस लाइट। ये फाइनलाइज कर लिया, इसको मैंने डाल दिया आउटलाइनर में। इसको थोड़ा मैं थोड़ा बढ़ा सकता हूँ, आई थिंक 0.05 वुड बी गुड, 0.05। इस बाद में हम लोग वहाँ पे फोटोशॉप में जाके कम कम कर सकते हैं उसका इंटेंसिटी। इन दोनों लाइट्स को ले लिया कंट्रोल जी, बाउंस लाइट्स, राइट। देन इसको भी हाइड कर देते हैं, और आते हैं स्काई लाइट के ऊपर। स्काई लाइट भी डाल देते हैं, एरिया लाइट ले लिया, रोटेट कर दिया। ओके, एंड आई विल जस्ट वर्क ऑन वन लाइट। पहले एक लाइट पे काम करेंगे, उसके बाद में जैसे ये ठीक हो जाता है तो इसको बाद में रेप्लिकेट कर लेंगे। आई थिंक द इंटेंसिटी ऑफ दिस आई एम नॉट श्योर कितनी रखनी चाहिए, बट देख लेते हैं। ओके, तो इसको एरिया लाइट को रख लिया यहाँ पे। अभी देखते हैं एक ही लाइट को रेंडर करके। यस, इट इज कमिंग फाइन, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है मेरे ख्याल से। इंटेंसिटी कर देता है 0.25। 0.25 करने के बाद विल रेंडर इट अगेन। ठीक आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा इसका शेडो रेज बढ़ा देता हूँ, आई थिंक आई विल कीप इट 15। अभी इसी लाइट को डुप्लीकेट कर देते हैं तीनों विंडोज के ऊपर। कंट्रोल डी, दिस विंडो, एंड देन कंट्रोल डी, rotate 90 degree, and this window also। yes, I think this should work। अभी करते हैं रेंडर फिर से। आई एम नॉट गोइंग टू कलराइज इट, मैं इसको कलर्स नहीं डालने वाला हूँ इसके अंदर। जिनल इज सेइंग मेरा फिल लाइट आफ्टर रेंडर पूरा ब्लैक आ रहा है। ओके, पहले तो मैं कहूंगा कि आप टेक्सचर चेक कर लो। समटाइम व्हेन अ सीन अपीयर्स ब्लैक यू जस्ट नीड टू चेक वेदर योर टेक्सचर्स आर मिसिंग और नॉट। ठीक है, ओके। तो जैसे मैंने कहा, ये फिल लाइट को डिलीट करो, नई फिल लाइट बनाओ, एरिया लाइट डालो। देखो पहले कि आपको वाई इट इज नॉट कमिंग, यू सी।
एरिया लाइट ट्राई करो, एंड इफ इट वर्क्स देन दैट मीन्स कि आपके सॉफ्टवेयर में कोई इश्यू नहीं है. डिलीट योर लाइट, रीडू द लाइट एंड चेक. कभी कभी ऐसा होता है, कभी थियोरेटिकली यू आर राइट बट थिंग्स may नॉट वर्क, तो आप फिर से स्टार्ट ओवर. ये काफी स्टूडेंट को टीडियस लगेगा कि सर हमेशा कहते हैं फिर से करो, बट मुझे भी वही करना पड़ता है. जब मेरा कोई सीन अगर कुछ नहीं हो रहा है और मुझे यू नो थोड़ा लगे कि मैं कहीं पे गलत जा रहा हूँ, तो आई विल जस्ट स्टार्ट ओवर, एंड दैट इज द बेस्ट प्रोसेस. अगर कुछ ठीक से अपना काम ना करे कोई चीज, तो यू जस्ट हैव टू स्टार्ट ओवर, दैट्स ऑल. तो देखिए मेरी स्काईलाइट अच्छे से आ गई है. So I'll just be taking all these three lights, making a group of it, and I'll say fill light. Okay. इसको भी मैं हाइड कर दूंगा, कंट्रोल एच. देन एरिया लाइट में गए, इसको भी रोटेट कर दिया. ओके. देखिए मैं आपको, मुझे बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि मुझे इच्छा है, मुझे होप है कि मैं आपको मेंटल रे का जो सिग्निफिकेंस है वो मैं किसी तरह से बता सकूं, क्योंकि मैं खुद भी जानता हूँ कि कितनी आपको क्यूरियोसिटी होगी कि सर जो बता रहे हैं वो प्रैक्टिकली होता हुआ देखना है. तो मैं भी चाहूंगा कि मैं आपको वो सारी चीजें दिखाऊं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं अगर जल्दबाजी करने गया तो हो सकता है कि आप कुछ अच्छी चीजों को मिस आउट कर लें, राइट, विथ रिगार्ड्स टू माया सॉफ्टवेयर. यानी माया सॉफ्टवेयर की जो पॉसिबिलिटीज है उसको आप मिस आउट कर लेंगे, तो वो चीज बाद में आपको फिर से नहीं मिलेगी. तो मैं बेटर है that I take a slow and steady approach and I don't hasten things. मुझे चीजों को हेस्टी मैनर में नहीं करना, वरना पता चला कि वैक्सीन बहुत जल्दी वैक्सीन निकाल ली और लोगों को साइड इफेक्ट होना शुरू हो गया. तो मैं वो अप्रोच नहीं लेना चाहता जिसके अंदर फायदे से ज्यादा नुकसान है. तो मैं भले लगे कि थोड़ी चीजें रिपीटेटिव हो रही है, बट आई विल टेक अ स्लो एंड स्टडी अप्रोच, and that will be far better. आप भी खुद by the end of this by the end of these lectures you will come to know that whatever I've done was a right decision, or of not telling you things which were which are far more advanced. थोड़ी समझने के लिए डिफिकल्ट चीज है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, ताकि आप जो समझे उसको धीरे धीरे सॉलिडिफाई होता जाए. उसको कहते हैं कॉन्क्रेटाइजेशन. वो हर फंडामेंटल आपका एकदम कॉन्क्रीट के जैसा सॉलिड हो जाएगा, एंड देन यू विल नो कि स्लोली सीखना ही अच्छा था. एंड इफ एनी एवरीबडी नोज के अपना कराटे किड देखा है किसी ने, पुराना और नया दोनों? हैज एवरीबडी सीन कराटे किड? यस. पुराना देखा है किसी ने? हैज एनीबडी सीन द ओल्ड वन? यस. उसमें वो उसको गाड़ी गाड़ी और इसके ऊपर वैक्सिंग करना बताता है, राइट. उसको क्या, वो एक डायलॉग बोलता है, वो जो मियागी, मिस्टर मियागी, राइट. वो उसको एक ही चीज बार 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 करने को बोलता है कि तू इसको गाड़ी को ऐसे साफ कर, ऐसे साफ कर, उसको एक हाथ ऐसे घुमाओ, एक हाथ ऐसे घुमाओ. तो वो बंदा बेचारा परेशान हो जाता है कि रोज मुझे गाड़ी सिखाने को, वैक्स इन वैक्स ऑफ, एग्जैक्टली, वैक्स ऑन एंड वैक्स ऑफ, करेक्ट. तो उसमें वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, राइट. लेकिन बाद में लास्ट में जब वो उसको डिफेंस करना सिखाता है, तब जाके उसको रियलाइज होता है दैट व्हाई ही वाज टीचिंग ऑल दिस, बराबर. और जो नया मूवी है जैकी चैन का, उसके अंदर वो उसको ये जैकेट, पिक अप द जैकेट, वेयर द जैकेट, टेक ऑफ द जैकेट, वो तीनों चीज करवाते रहता है. तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उसको उसके आने वाली चीजों के लिए प्रिपेयर करना होता है, बराबर. तो मेरा भी थोड़ा बहुत अप्रोच यही है. और देखिए मैं इस बार, दिस टाइम आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू लाइट विच इज गोइंग टू बी द कोव लाइट. कोव लाइट मैंने आपको शायद लास्ट टाइम दिखाई थी, इस बार मैं फोटोशॉप में आपको करके दिखाऊंगा. सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू सेट अप अ लाइट विच इज फेसिंग अपवर्ड्स, यानी एक कोव लाइट के अंदर लाइट लगा दूंगा. तो मैं इसके ऊपर एक एरिया लाइट लगाता हूँ, विच इज फेसिंग अपवर्ड्स, ठीक है. एंड इसको I'll just put it like this. और इसको चारों रेक्टेंगुलर एरिया में इसको लगा देता है बॉर्डर के ऊपर, विच इज गोइंग टू फेस अपवर्ड्स. कंट्रोल डी,
कंट्रोल डी एंड कंट्रोल डी। और ये भी हो सकता है कि सपोज इफ आई एम नॉट टीचिंग यू द मेजर पार्ट राइट नाउ, ओके, जो मेजर और जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो अगर मैं अभी नहीं सिखाता हूँ तो हो सकता है, देखिए अभी आज ही कुछ नोटिफिकेशन आया है कि सितंबर 21 को शायद कुछ कॉलेजेस या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चालू होने वाले हैं, यानी गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफिकेशन जारी किया है। तो मैं चाहूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको प्रैक्टिकली आपके सामने बैठ के आपको सिखा सकूं। यू सी, आई वांट यू ऑल टू बी there in front of me while I'm teaching you all these interesting things, correct? Because if I'm doing it online, मैं अभी जो कर रहा हूँ ना, it is to be frank, अब मुझे इतना convincing नहीं लग रहा है मुझे, यानी मैं आपके साथ इतना interact नहीं कर पा रहा हूँ because I'm not able to see you or see your reactions, या तो कह सकते हैं आपका जो कभी साथ ही साथ कभी क्या होता है कि पीसी के सामने आपने मुझे दिखाया और आप जो गलती कर रहे हो मैंने आपके पीसी पे आके उसको सॉल्व कर लिया। सो दैट इज द अप्रोच दैट जनरली वी फैकल्टीज प्रिफर, कि वहीं के वहीं पे सीन क्लियर हो गया, वहीं के वहीं पे बातें क्लियर हो गई। अभी इसमें क्या होता है कि मैं आपको सीन शेयर करना बोलूंगा, कि मैं आपको बोलूंगा फाइल भेजो, फिर मैं फाइल को रेक्टिफाई करके दूंगा, तो उसमें मैंने क्या किया शायद आपको पता ना चले, यू सी। तो उसका जो एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है विच इज हर्टिंग अस ऑल, वो सभी लोगों को थोड़ा टीडियस लग रहा है। लेकिन ये जैसे जिस टाइप का क्राइसिस है उस हिसाब से ठीक है, तो करंटली वी आर फेसिंग इट। बट मैं चाहूंगा कि जो मेंटल डे आर्नोल्ड जैसी जो चीजें हैं वो हम साथ में बैठ के आमने सामने देखेंगे तो और मजा आएगा, करेक्ट है? सो दैट इज द रीजन, इफ वी कैन जस्ट गेट टू नो द फंडामेंटल्स एज मच एज पॉसिबल, तो आने वाले दिनों में आपके लिए चीजें और फर्दर इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, बिकॉज वी विल बी इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। आमने सामने बात करके हम लोग सारी चीजों को देखेंगे, एंड आई थिंक दैट विल बी द वेरी आइडियल सिचुएशन, कि जब आपको पुश मिलेगा ऑल द फंडामेंटल्स विल बी कमिंग इनटू प्लेस, सारे के सारे आपके कंसेप्ट है वो आपको आपके आंखों के सामने क्लैरिफाई होते हुए दिखेंगे। सो देखिए, दिस इज द आउटपुट दैट आई एम गेटिंग आफ्टर अप्लाइंग योर लाइट अपवर्ड्स। तो इसका मैं इंटेंसिटी भी थोड़ा मैं 0.1 कर देता हूँ सभी का। आई डोंट नीड टू ब्राइटन इट सो मच कि मेरा वो सीलिंग का डिटेल्स ही चला जाए, ठीक है? तो मेरी ये जो चारों लाइट है, दिस आई एम गोइंग टू कॉल इट एज कोव लाइटिंग, COVE लाइटिंग, ठीक है? आई थिंक दिस इज लुकिंग नाइस। और फर्दर थोड़ा सा मैं इंटेंसिटी कम कर पाऊंगा इसका, आई थिंक बाय एटलीस्ट हाफ, 0.05 कर देता हूँ, 0.05, 0.05, 0.05 एंड 0.05, ओके। तो मेरे ख्याल से इतना ठीक रहेगा। यस, नाउ दिस इज सटल। अभी इसको हम ब्राइट करेंगे तो वापस से हमें वो थोड़ा जो ग्लो करना है उसको, जो हमें इंटेंसिटी देनी है वो फोटोशॉप में जाके कर पाएंगे। तो आई थिंक दिस इज फाइन। तो ये चारों लाइट होगी, इसको चारों को सिलेक्ट करके आई विल बी मेकिंग अ ग्रुप, आई विल कॉल इट एज COVE लाइट्स, ठीक है? डोर फिल 1 एंड 2 भी ठीक है। मेरे ख्याल से हमने सारे लाइट यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिए हैं, तो आई थिंक आई कैन अनहाइड ऑल ऑफ देम। सभी को मैं अनहाइड कर देता हूँ और मैं एक काम करता हूँ कि अपना जो बैकग्राउंड है यानी जो रूम है इसका मैं ग्रुप बना देता हूँ ताकि यहाँ पे सिलेक्शन करने में इजी हो, करेक्ट? ये जो सारे यहाँ पे मेरे जो लेयर्स बनेंगे, तो मैं चाहूंगा कि ये जो आपके जो लाइट्स है वो इजीली आप सिलेक्ट कर सको और उसको ऐड कर सको इस बीजी के साथ में। तो मैं क्या करने वाला हूँ, दैट आई एम गोइंग टू स्विच ऑफ दीज लाइट्स फ्रॉम द व्यू पोर्ट। तो वो कैसे करेंगे? शो लाइट्स ऑफ कर दो, यानी आपकी लाइट प्रेजेंट है, सिर्फ इतना है कि व्यू पोर्ट में नहीं दिख रही है। सी, इफ आई सिलेक्ट दीज ऑब्जेक्ट्स, ये पीछे का बैकग्राउंड हम बाद में करेंगे, बट इफ आई एम सिलेक्टिंग दीज ऑब्जेक्ट्स, मेरी लाइटें कोई सिलेक्ट नहीं होगी। देखिए मेरी लाइट सारी की सारी अनसिलेक्टेड है, राइट? तो मैं क्या करूंगा, व्यू पोर्ट में से लाइट्स को पहले हाइड कर दूंगा, देन आई विल बी सिलेक्टिंग ऑल दी ऑब्जेक्ट्स एक्सेप्ट दिस बैकग्राउंड। ये पीछे का बैकड्रॉप है उसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। ये सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया, इसको मैंने कर दिया ग्रुप, Ctrl+G, ओके, और इसको नाम दे देंगे इंटीरियर, खत्म बात। तो ये मेरा ग्रुप बन गया। तो अभी मैं अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अप एरो प्रेस करता हूँ तो मेरा पूरा का पूरा बीजी विदाउट द लाइट सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो मेरा सिलेक्शन इजी हो गया। तो अभी मैं ये किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी लाइट्स को अनहाइड करता हूँ, आई वॉन्ट माई की लाइट टू बी रेंडर्ड या तो की लाइट टू बी एडेड इनटू अ लेयर,
तो लाइट को सिलेक्ट किया प्लस किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अप एरो प्रेस किया तो मेरी लाइट सिलेक्ट हुई, मेरा पूरा इंटीरियर सिलेक्ट हो गया और उसको मैंने डाल दिया मेरे लेयर के अंदर, की डिफ्यूज या तो की लाइट, राइट। तो देखिए मेरी ये वाली लाइट एकदम एफिशिएंटली क्रिएट हो गई। अभी मैं फिर से मास्टर लेयर में जाऊंगा, उसके बाद मैं सिलेक्ट करूंगा मेरी बाउंस लाइट्स को सिलेक्ट किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट को किसी को एक को सिलेक्ट किया, अप एरो प्रेस किया तो देखिए मेरी कौन सी लाइट सिलेक्ट हुई, बाउंस लाइट सिलेक्ट हो गई, मेरा बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया और मैंने इसको डाल दिया बाउंस लाइट लेयर के अंदर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरा काम थोड़ा इजी हो रहा है। उसके बाद में फिर से मास्टर लेयर में आ गया, मैंने सिलेक्ट किया ये स्काईलाइट्स को, किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, अप एरो प्रेस किया तो मेरा बैकग्राउंड भी सिलेक्ट हो गया, लाइट्स भी सिलेक्ट हो गई और इसको डाल दिया फिल लाइट्स के अंदर। सो सी दिस इज द वे दैट यू मिनिमाइज योर वर्क। बाद में आता है आपका डोर लाइट, तो एक डोर लाइट को सिलेक्ट किया, बाकी इंटीरियर को सिलेक्ट किया अप एरो प्रेस करके और कर दिया डोर लाइट 1। ठीक है, फिर दूसरी लाइट, मास्टर लेयर में गए, लाइट सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, अप एरो प्रेस किया और डाल दिया डोर लाइट 2। ठीक है, उसके बाद आपने डोर लाइट भी हो गई, अभी मेरे ख्याल से सीलिंग लाइट बच जाती है, तो मैं सीलिंग लाइट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप इवन इसको भी आप ग्रुप सिलेक्ट करके करोगे, मान लो आपने यहाँ से ही सिलेक्ट किया कोव लाइट्स करके और यहाँ से ही सिलेक्ट कर लिया तो भी ठीक है। सी इवन सिलेक्टिंग लाइक दिस इज फाइन। तो इन दोनों आउटलाइन में सिलेक्ट किया और डाल दिया इसको कोव लाइट के अंदर, राइट। तो आप देख सकते हैं कि मेरा बहुत ही ज्यादा जल्दी से मेरा सीन जो है यहाँ पे लेयर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अभी मुझे ये करना है कि मुझे ऑक्लूजन पास बनाना है। तो सबको पता है कि ऑक्लूजन के लिए किसी लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ इंटीरियर की जरूरत है। तो आपको सिर्फ इंटीरियर सिलेक्ट करना है और आप इसको डाल दोगे ऑक्लूजन के अंदर। तो देखिए मेरा काम फास्ट हो गया। ओके, तो जैसे वो आई थिंक वन ऑफ द स्टूडेंट हिज नेम इज विजय, राइट, विजय राज। विजय ने जो ऑक्लूजन शेडर बनाया, सो ही वाज वेरी वाइज विद रिगार्ड्स टू फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन। उसको बोलते हैं ट्रबल शूटिंग। तो ही डिड द गुड थिंग दैट मेंटल ले का ऑक्लूजन नहीं मिला तो उसने आर्नोल्ड का ऑक्लूजन ढूंढ लिया, एंड दैट इज द की दैट ही इज बीइंग क्यूरियस कि नहीं मुझे करना ही है कैसे भी करके, एंड ही क्रैक दैट थिंग एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। तो अभी फिलहाल हम लोग मेंटल ले का ये करने वाले हैं, इमेज प्लेन। इमेज प्लेन, हाँ, यस, गुड क्वेश्चन, थैंक आई मीन आई एम ग्लैड दैट यू हैव रिमाइंडेड मी। इमेज प्लेन, देखिए ये जो बैकड्रॉप है ये ऑब्जेक्ट है। अभी क्या होता है, ये आपका दिख रहा है यहाँ पे पीछे पर्सपेक्टिव के अंदर ये कैमरा है, ये जो आपका ये सिलेक्ट कैमरा आप करोगे और उसमें क्या होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पे एक इमेज प्लेन बन जाता है। ये देखिए इसके अंदर क्रिएट, तो ये जो है यहाँ पे कभी क्या होता है ना कि आपके प्रोजेक्शन के हिसाब से आपका जो कैमरा जहाँ से दिखता है, तो कैमरे के अंदर आपको कभी क्या होता है कि कभी आप रेफरेंस के लिए पीछे बैकड्रॉप रखते हो, यू कीप सम स्काई बिहाइंड इट, या तो कोई प्लेसमेंट के लिए आप यहाँ पे इमेज प्लेन बनाते हो, तो वो इमेज प्लेन रह जाता है यहाँ पे, राइट। इसको आप डिलीट नहीं कर पाते हो। यू सी समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू डिलीट दिस इमेज प्लेन। ये दिख रहा है ये इमेज प्लेन शेप, राइट। तो आप इसका जो यस, तो आपको अगर इसको डिलीट करना है तो आप या तो इसका फ्रेम विजिबिलिटी या फिर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट स्विच ऑफ इट्स विजिबिलिटी, ये जो फ्रेम विजिबिलिटी है, या फिर अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आपको जाना पड़ेगा विंडो, रेंडरिंग एडिटर्स, हाइपर शेड। ओके, ये थोड़ा टेढ़ा तरीका है, आपको जाना पड़ेगा विंडोज, फिर से जाता हूँ, इसको डिलीट करने के लिए विंडोज, रेंडरिंग एडिटर्स, हाइपर शेड, इसके अंदर आपको जाना पड़ेगा कैमरे के अंदर। ठीक है, तो कैमरे के अंदर आपको दिखेगा कि आपका जो वो इमेज प्लेन है यहाँ पे दिख रहा है। इसमें देखिए बाकी सारे कैमरे हैं, कैमरा शेप है, फ्रंट है, पर्सपेक्टिव है, साइड, टॉप, ये सारे कैमरेज हैं और एक एडिशनल इमेज प्लेन आ गया है यहाँ पे। तो आपको इसको सिलेक्ट करके देखिए मैं जैसे ही डिलीट करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। यस, करेक्ट।
तो ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। तो देखो मैं आपको शायद ये चीज व्हाट्सएप पे नहीं बता सकता, करेक्ट। ये जो मैंने अभी किया मैं इसको फिर से करके दिखाता हूँ, दैट व्हेन आई एम गोइंग टू माय कैमरा, और गलती से अगर यहाँ पे ये इमेज प्लेन क्रिएट हो गया है, तो विच एवर इमेज प्लेन यू डू नॉट वांट टू हैव, आपको जिस इमेज प्लेन को बीच बीच में वो रेंडरिंग में आ रहा था, अगर आपको उसको डिलीट करना है तो यू हैव टू गो टू विंडो, रेंडरिंग एडिटर्स, हाइपर शेड, इसके अंदर आप गए कैमरे के अंदर, और कैमरे के अंदर वो जो भी इमेज प्लेन आपको बॉदर कर रहा है उस इमेज प्लेन को सिलेक्ट करो और उसको डिलीट कर दो, राइट। तो अभी आप यहाँ से डिलीट करोगे तो लाइफ में कभी नहीं आएगा, बराबर है। सो इफ यू डू इट लाइक दिस देन इट विल गो अवे, वो चला जाएगा, ठीक है। सो आर वी थ्रू विद दिस? आप एक बार करके देखना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो सिंस आई एम रिकॉर्डिंग दिस, आप इस वीडियो को रिफर करके यू कैन यू कैन जस्ट यू नो हैव अ री लुक एट इट, आप इसको फिर से देख के उस चीज को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। सो अभी आते हैं ऑक्लूजन के ऊपर। तो ऑक्लूजन में नाउ आई विल बी सेटिंग अ प्रीसेट जो कि मेंटल डे का प्रीसेट है, इट इज नॉट अवेलेबल इन योर आर्नोल्ड। तो ऑक्लूजन दे दिया, अभी इट इज यूजिंग माय मेंटल डे रेंडरर, और मेंटल रेंडरर के अंदर मैं थोड़ी सी क्वालिटी इसकी बढ़ा देता हूँ। ऑल दीज थिंग्स आर फाइन। शेडर के अंदर भी देखिए प्रॉब्लम क्या होगा, आप सभी को पता होगा दैट वी विल बी हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ दिस इंटीरियर लुकिंग वेरी डार्क, राइट, दिस इंटीरियर इज लुकिंग वेरी डार्क। इसका जल्दी से मुझे कोई बता सकता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस लुकिंग वेरी डार्क? मुझे इसको थोड़ा वाइट बनाना है, यानी यू नो आई जस्ट वांट टू मेक इट अ लिटिल बिट मोर क्लियरर। व्हाइट एरियाज बढ़ाना है, जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहीं पे मुझे शैडोज चाहिए। व्हाट इज दैट पर्टिकुलर सेटिंग? कैन एनीबडी टेल मी? Yes, anybody? Yes, सागर का आवाज नहीं आ रहा है थोड़ा। सिर्फ सागर कैन मे बी टाइप दैट मे हेल्प। Yes, I'll be back in a minute. Yes, so what I was asking, actually is I want this white area to be visible, I mean to be clearer, और जहाँ पे शेडो आ रहा है वहीं पे जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है वहीं पे मुझे शेडो चाहिए। नहीं, अल्फा तो ठीक है। देखिए मुझे क्या करना है कि इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, आपने ऑरेंज के अंदर देखा होगा दैट व्हेन दैट ऑरेंज वाज लुकिंग टू ग्रे, सो वी यूज्ड टू टेक मैक्सिमम डिस्टेंस सेटिंग इनटू आवर ओन हैंड्स, करेक्ट। तो इसका भी आप देखेंगे कि इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस फिलहाल 0 है, तो दैट इज ऑटोमेटिक। तो बिकॉज ये वॉल्स एक दूसरे से बहुत ही नजदीक है और ये पूरा एरिया एनक्लोज्ड है, तो इसका ये डार्कनेस बढ़ रहा है। बट इफ आई से 1, अगर मैंने मैक्सिमम डिस्टेंस 1 कर दिया तो आप देखेंगे कि आउटपुट थोड़ा चेंज हो जाएगा, correct. So now you are able to see the shadows only in the places where things are intersecting with each other, और ये होता है आपका कॉन्टेक्ट शैडो। और इसको हमने आप जब देखा था कि ऑरेंज के अंदर जब कंपोजिट किया था तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, उसकी डेप्थ बढ़ रही थी। मुझे चाहिए कि ये जो शैडो है वो बहुत ही लिमिटेड रहे, ओनली टिल द एरियाज वेयर द कॉन्टेक्ट्स आर हैपनिंग, और मुझे थोड़ा वॉल्यूम सा दिख जाए बस। तो ये देखिए ये है 1 सेटिंग एंड दिस इज 10 सेटिंग। तो अभी आपको थोड़ा फील आ रहा है इसका ऑक्लूजन का? ऑल ऑफ यू कैन गेट दिस? ऑक्लूजन का हल्का सा ऐसा नेचुरल सा डेप्थ मिल रहा है अपने को। तो अगर आप इसको रिलेट कर सके कि अगर इसको हमने कंपोजिट किया ठीक से तो बहुत ही अच्छा आपको डेप्थ मिल जाएगा, यू नो, विदाउट हैविंग दीज सॉफ्ट लाइट्स। आप ज्यादा फिल लाइट यूज ना करके भी इतने आपको ओवरऑल एक कॉन्टेक्ट यूनिवर्सल शेडोज मिल सकता है। सो वी कॉल देम कॉन्टेक्ट शेडोज या तो ऑक्लूजन। तो ये करने से आपका बहुत ज्यादा डेप्थ बढ़ जाएगा। सो आई एम कीपिंग इट लाइक दिस, और लास्ट एक लाइट डाल देता हूँ। लास्ट लाइट आई विल बी एडिंग इज द एम्बिएंट लाइट विच इज काइंड ऑफ यू नो कॉम्प्लीमेंट्री लाइट, जो कि आपके सीन में एक एडिशनल पंच देगा थोड़ा सा।
which will be helping you achieve some kind of additional brightness. थोड़ा सा पूरे एरिया को लिट अप कर देगा इन अ वेरी स्मॉल पोर्शन. तो एम्बियंट लाइट को सिलेक्ट किया, इंटीरियर को सिलेक्ट किया, ऐड किया लेयर में एम्बियंट, एंड नाउ आई जस्ट रेंडर दिस. तो आप देखेंगे, और देखिए मैंने एम्बियंट शेड 0 किया है, मैंने एम्बियंट शेड 0 किया है, तो ऐसा आउटपुट आना चाहिए फ्लैट सा एकदम. अगर मैंने एम्बियंट शेड 0.05 रखा होता, 0.45 रखा होता इसका एम्बियंट शेड, तो आप देखेंगे कि क्या होगा. देखिए 0.45 अगर रखता हूँ तो ये पॉइंट लाइट की तरह काम करेगा, एंड वी डो नॉट वांट अ पॉइंट लाइट इन द मिडल. ये देखिए ऐसा हो गया. तो इसमें क्या होगा, ऑक्लूजन का भी शेडो आएगा, ये शेडोज भी आएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी. यू सी, सो वी डो नॉट वांट एनी एम्बियंट शेड इन दिस. एम्बियंट क्रिएट करो, एम्बियंट शेड 0 करो, इंटीरियर को सिलेक्ट करो, रेंडर में डाल दो. एम्बियंट आपको कंपोजिटिंग में ऑरेंज में भी हमने थोड़ा यूज किया था, याद है, हमने जब ब्लैक एरियाज को थोड़ा फिलअप करना था, तो एम्बियंट को हमने हार्डली 15% यूज किया था, तो उस वजह से उसमें वो कलर फिलअप हो गए थे. वी कुड नॉट सी द कंप्लीट पिच डार्कनेस इन सम एरियाज. ठीक है, तो एम्बियंट लाइट हमने यहाँ पे डाल दी है. सो आई थिंक वी आर गुड टू गो. तो अभी मैं इसको प्रोजेक्ट विंडो में एक पाथ दे देता हूँ, इंटीरियर टेस्ट 3. ओके, इसको नाम दे देता हूँ इंटीरियर टेस्ट पासिस 3 करके नाम देता हूँ, ताकि थोड़ा नाम इजी हो जाए समझने के लिए. एक्सेप्ट, इसका फॉर्मेट और ये सब चेंज कर लेते हैं टू TGA, ताकि क्वालिटी इंटैक्ट रहे, और बाकी सब ठीक है. पर्सपेक्टिव कैमरा इज नहीं, पर्सपेक्टिव नहीं, यहाँ पे कैमरा 1 होना चाहिए. देखिए यहाँ पे गलती हो जाती. प्रोडक्शन क्वालिटी इज फाइन. मेंटल रे का भी ये जो ओवरराइड हमने किया है, सो दैट इज आल्सो फाइन. सो आई थिंक रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर फाइन. अभी मेरे ख्याल से इसको सीन को सेव एज कर लेते हैं, पासिस V03, राइट. ये हमारा सीन भी सेव हो गया है. मास्टर पे आ जाओ. मास्टर पे आ जाने के बाद वी विल से रेंडर, और देखिए इसमें ओके सॉकेट एरर, ये नया एक एरर आ गया, कोई बात नहीं. सॉकेट एरर इसलिए होता है क्योंकि 2 माया ओपन है. देखिए 2 माया ओपन है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है. जब भी आप 2 माया ओपन करोगे तो आपका बैच रेंडर काम नहीं करेगा. सो मेक श्योर दैट योर वन ऑफ द माया इज क्लोज्ड, तब जाके आपका वो रेंडर बैच रेंडर चालू हो जाएगा. अभी जैसे माया 18 बंद हो गया, तो माया 15 का जो बैच रेंडर है दैट विल स्टार्ट. अभी ये भी एक जुगाड़ू तरीका है. मैंने जैसे कहा कि सालों की तपश्चर्या के बाद ऐसा सब पता चला है हम लोगों को, सीक्रेट्स ऑफ माया. सीरियसली, ये माया ऐसी चीज है कि ये एक काइंड ऑफ वायरस है. आई एम सॉरी टू नेम दिस, लेकिन वायरस किस हिसाब से कि वो इवॉल्व होता है, उसके जो एरर्स होते हैं ना, वो टाइम टू टाइम है ना ऐसे इवॉल्व होते हैं. यानी खुद ही वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर लेता है कि चलो इस बार मैं नया एक एरर बनाता हूँ. जैसे क्रैश हो गया, जैसे कभी कोई ऐसे ग्लिच आ गई यहाँ पे, जब रेड लाइन आ जाती है तो हमारा दिमाग भी गर्म हो जाता है, कभी ये क्या आ गया, ये तो कभी हुआ ही नहीं था. यू सी, यानी टिल डेट इफ यू आर सिटिंग ऑन माया, वी आर नॉट श्योर कि हम लोग इस एक्सरसाइज को ठीक से कर पाएंगे कि नहीं. इट इज लाइक दैट. कभी कभी आपने देखा होगा, हम कभी फंबल होते हैं किसी चीजों में, तो इट इज बिकॉज दैट समथिंग्स वी आर नॉट अवेयर कि ये ऐसा क्यों हो गया. बट वो रेशियो बढ़ते जाएगा. आप जितना एक्सपीरियंस आपका जमा होगा, उतना ही आपको उसका जो टर्न अराउंड है, किस तरह से उसको सॉर्ट आउट करना है, वो आप उतना अच्छे से जान लोगे. सो द मोर यू डू इट, द मोर यू विल कम अक्रॉस दीज इश्यूज, एंड यू विल कीप ऑन सॉर्टिंग आउट दीज इश्यूज. जैसे जिनल ने पूछा, तो जिनल का इशू काफी हद तक सॉल्व हो गया. सागर ने पूछा कि सर मेरा ये रेंडर लेयर में इशू हो रहा है, तो सागर का और जो आस्था का इशू था वो शायद सॉर्ट आउट हो गया. दैट दे नीड टू एक्सपोर्ट एवरीथिंग एंड देन इंपोर्ट एवरीथिंग इनटू अ न्यू फाइल एंड देन रीट्राई इट. और सभी का, बाकी जो स्टूडेंट्स है सभी का एक ही सॉल्यूशन है कि माया को रिस्टार्ट कर लो. you see, you need to just restart the maya, and that will solve all of the unknown issues that may happen. Now there is one of the advertisements. एक आपने अगर मैक्स बूपा का शायद एडवर्टीजमेंट देखा होगा कि नहीं, आई जस्ट शो यू दैट एडवर्टीजमेंट बाय द टाइम ये आपका रेंडर हो रहा है. इट इज अ वेरी फनी एडवर्टीजमेंट. इफ यू सी कि जो रिस्टार्ट का जो फंडा है, इट इज वेरी गुड, वेरी.
I think I am not able to find that ad right now, but I'll have to see. मैं उसको याद करके आपको बताता हूँ। यानी अच्छा सागर, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया एम्बिएंट लाइट वाला? आपका थोड़ा आवाज में कुछ इश्यू आ रहा है। आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपर्ली। वो थोड़ा धुंधला सा आवाज आ रहा है। मे बी यू कैन जस्ट टाइप इट एंड टेल मी। ओके, सो एम्बिएंट लाइट एज आई सेड कि वो फ्लैट होता है, उसके अंदर कोई डिटेल नहीं होती। और देखिए इसके अंदर हमने बैकड्रॉप डालना रह गया, अभी तक हमने वो बैकड्रॉप नहीं डाला है, तो उसको भी मैं डाल दूंगा बाद में, ये सब रेंडर होने के बाद। आई थिंक इट इज रीच टू फिल लाइट्स, वो फिल लाइट के अंदर रुका हुआ है। डोर लाइट होगी, कोव लाइट होगी, उसके बाद एम्बिएंट ऑक्लूजन होगा, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है यहाँ पे। आई थिंक विद इन नेक्स्ट 5-10 minutes इट विल बी डन। इन द मीन टाइम I'll just see if I can show you that ad. I'll be just pausing my screen share for a couple of minutes. Okay. In the meantime किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो दे आर फ्री टू आस्क। कोई इश्यू आया हो, कोई आपको मिस्टेक हुई हो माया के अंदर। Okay, so I am starting my presentation again. Yes, different है, what Sagar is asking, it is different. Okay, and I wish to show you one very good ad, Edelweiss Tokyo. Okay. Okay, all of you can see this ad. सब लोग ये ad देख पा रहे हैं? Okay, just have a look at this ad. It is quite funny. तो ये जो माया का रिस्टार्ट मैं करने को बोल रहा हूँ, यही चीज हर जगह पे एप्लीकेबल है। जस्ट हैव अ लुक। Okay, so got the ad. I think audio was a little bit less, लेकिन you got the idea, right? रीस्टार्ट करो। अगर मुझे कोई स्टूडेंट मुझे आके पूछेगा कि सर मेरा माया में ये तकलीफ हो रही है, तो मैं वो स्टूडेंट को ब्लाइंडली बोल दूंगा रीस्टार्ट करो, क्योंकि 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स वो रीस्टार्ट करने से खत्म हो जाता है। यू सी दे गेट सॉर्टेड आउट। और देखिए मेरे सारे पासेस रेंडर हो गए हैं, एंड नाउ आई थिंक आई जस्ट नीड टू ऐड अ बैकग्राउंड, जो बैकड्रॉप है। तो उसको बाकी सबको सिलेक्ट करने के बिना मुझे सिर्फ ये बैकड्रॉप ही चाहिए, जो कि एक
इनकैंडेसेंट, इसके ऊपर मटेरियल ऐसा है कि जिसके अंदर कोई लाइट की जरूरत नहीं होती, तो ये बैकड्रॉप को मैं अलग से डाल दूंगा। और देखिए मेरे, यस, चालू नहीं हो रहा है तो फिर रिस्टार्ट कैसे होगा? यू नो इट हैज टू स्टार्ट टू इन ऑर्डर टू रीस्टार्ट। वो स्टार्ट ही नहीं होगा तो रिस्टार्ट कैसे होगा? आपका अगर माया स्टार्ट ही नहीं हो रहा है तब जाके कोई स्टूडेंट मुझ पे चिल्लाएगा कि सर वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। मैं माया का सॉफ्टवेयर चालू करूँ तब जाके रिस्टार्ट करूंगा, लेकिन मेरा माया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है, तब मैं जाके खड़ा होकर उसको हेल्प करूंगा कि चलो भाई इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, सो ये बात है कि बिना सोचे समझे, इतना वो ज्यादा सॉल्यूशन इतना बड़ा है कि बिना सोचे समझे सब लोग बोल देते हैं माया रिस्टार्ट करो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, हर जगह पे ऐसे ही होता है। तो देखिए बैकड्रॉप को बैच 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 रेंडर करने के लिए आई हैव टू स्विच ऑफ ऑल दीज लेयर्स, क्योंकि ये सारे ऑलरेडी रेंडर हो चुके हैं। अगर मैंने गलती से फिर से बैच रेंडर स्टार्ट कर लिया तो नीचे से फिर से शुरू हो जाएगा, एंड आई डोंट वांट दैट। मुझे सिर्फ ये बैकड्रॉप को ही रेंडर करना है। तो मेरे आप देखेंगे यहाँ पे फोल्डर्स, इफ यू सी माई ऑल द फोल्डर्स आर बीइंग क्रिएटेड। ये इंटीरियर पासेस टेस्ट 3, देखिए ये सारे मेरे फोल्डर्स क्रिएट हो गए हैं, यानी ये रेंडर हो गए हैं। नाउ आई जस्ट नीड टू रेंडर दिस वन लास्ट फोल्डर, तो रेंडर बैच रेंडर। तो अभी सिर्फ आई एम सॉरी, अभी सिर्फ आपका बैकड्रॉप वाला फोल्डर रेंडर होके मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे बैकड्रॉप आ गया, बैकड्रॉप 1, और अभी रेंडर कंप्लीट हो गया। तो देखिए जल्दी से इसको हम लोग फोटोशॉप में इसको कंपोजिट कर लेते हैं। ओपन विथ फोटोशॉप, ये होगी की लाइट, इसके बाद बाउंस लाइट, then fill light, then door light 1, उसके बाद door light 2, then I think we have which other light, cove light भी ले लेते हैं, cove light और ambient and occlusion, right? Ambient, then occlusion, okay, and lastly backdrop, right? Backdrop, ये भी हो गया। तो मेरे ख्याल से now I can start off with my compositing, okay? सो कंपोजिटिंग में सबसे पहले देखिए, मैं ऑर्डर, किसी एक स्टूडेंट ने पूछा ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं। ऑर्डर मैटर करेगा आपके खुद के कन्वीनियंस के लिए, राइट? इट इज फॉर योर ओन कन्वीनियंस। तो देखिए मैं अभी की लाइट के बाद जो लॉजिकली देखता हूँ कि की लाइट यहाँ पे हिट हुई, बाद में बाउंस होगा, तो अगर मैं इसके ऊपर बाउंस डाल देता हूँ तो मेरे एक ऑर्डर के अंदर मेरा लेयरिंग होगा, तो मुझे समझने के लिए इजी होगा। सो ऑर्डर आप कुछ भी रख सकते, इट इज योर चॉइस, बट मैं अपने कन्वीनियंस के लिए इस तरह से कर रहा हूँ। अगर स्टूडेंट को और फर्दर कोई कन्वीनियंट तरीका मिले तो दे आर मोस्ट वेलकम टू ट्राई इट। मैं कोई फोर्स नहीं करूंगा इस चीज में, ठीक है? तो देखिए मैं अभी स्क्रीन करता हूँ, तो अभी क्या हो गया आपका की लाइट प्लस बाउंस लाइट, राइट? की लाइट प्लस बाउंस लाइट। अभी बाउंस लाइट को मिनिमाइज कर देते हैं, देन कम्स योर फिल लाइट। फिल लाइट को भी मैंने इसके ऊपर प्लेस कर दिया, इसको भी स्क्रीन करूंगा, तो अभी हो गया आपका की लाइट प्लस बाउंस लाइट प्लस फिल लाइट, बराबर। अभी ये विंडो का फिल भी हो गया। अभी कौन सा आता है? डोर लाइट। तो डोर लाइट 1, तो इसको भी मैं स्क्रीन कर देता हूँ। सो दिस इज की फिल बाउंस प्लस डोर लाइट, ठीक है? की बाउंस फिल प्लस डोर लाइट 1, ये भी हो गया। अभी ये कौन सा है? आई थिंक दिस इज डन ऑलरेडी। ये डोर लाइट 1 है, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ये है डोर लाइट 2, इसको भी ले लेता है स्क्रीन। नाउ दिस इज सेकेंड डोर लाइट, ओके, ये भी हो गया, इसको भी मिनिमाइज कर देता है। इसके बाद आती है कोव लाइट। तो कोव लाइट भी स्क्रीन होगी, क्योंकि देखिए सिर्फ व्हाइट एरिया को हमें देखना है, इसको हम करेंगे स्क्रीन। तो ये आपकी हो गई कोव लाइटिंग, राइट? कोव लाइटिंग आ गई। उसके बाद आती है आपकी एम्बिएंट एंड ऑक्लूजन। अभी देखिए एम्बिएंट एंड ऑक्लूजन को मैं ये कर सकता हूँ दैट इफ आई एम कंबाइनिंग दीज टू, अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के साथ में मर्ज कर देता हूँ, तो ऑक्लूजन में होता है शेडो विथ नो टेक्सचर, और एम्बिएंट में होता है टेक्सचर विथ नो शेडो। तो अगर मैंने इसके ऑक्लूजन को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लिया, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिलेगा एम्बिएंट प्लस ऑक्लूजन। ओके, इज माय वॉइस ऑडिबल? इज माय वॉइस ऑडिबल? यस, ओके, फाइन। तो देखिए मैं जब एम्बिएंट और ऑक्लूजन को मर्ज करता हूँ तो आपको मिलेगा यहाँ पे टेक्सचर विद शेडो,
क्योंकि मैंने पहले ही इन दोनों को मर्ज कर लिया है। यहाँ पे आपको देखिए एक फिल लाइट जैसा इफेक्ट आ रहा है कि आपको पूरे टेक्सचर्स भी दिख रहे हैं और शेडोज भी दिख रहा है, ओवरऑल एकदम कांस्टेंट हो गया, राइट। तो अगर मैं इन दोनों को मर्ज भी कर दूं तो मेरा काम थोड़ा इजी हो जाएगा, बिकॉज एनीवेज आई वांट दिस आउटपुट। ये मेरा पूरा फिल लाइट हो गया कंप्लीट। तो इसको अगर मैं फाइनली मेरे इन वाले सीन के साथ मर्ज करता हूँ तो मुझे ओवरऑल एक ब्राइटनेस मिल जाएगी अलोंग विद द कॉन्टेक्ट शेडो, यानी मेरा काम मिनिमाइज हो गया। तो मैंने अलग से एम्बिएंट और ऑक्लूजन को अलग से ही कंपोजिट करके रख लिया। तो ये मेरा हो गया एम्बिएंट प्लस ऑक्लूजन मिला के आई एम गेटिंग दिस। तो इसको भी मैं स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है, जो कि फिलहाल आपका सीन को बहुत ब्राइट कर देगा, फ्लैट आउट कर लिया, राइट। ये आपके सीन को पूरा फ्लैट कर लिया। सो नाउ वी विल बी अभी जैसे कहते हैं इसको ड्रामा क्रिएट करता है, हाउ टू क्रिएट अ ड्रामा। इसको फिलहाल कम रखते हैं, अराउंड इसको बंद ही कर देते हैं एम्बिएंट ऑक्लूजन को। सो लेट अस क्रिएट सम ड्रामा इनटू दिस सीन। तो पहले आएगा बाउंस लाइट। बाउंस लाइट के अंदर कलर्स नहीं है तो कलर्स डाल देते हैं इसके अंदर। ह्यू सैचुरेशन, ओके, कंट्रोल और जी, क्लिपिंग मास्क, और इसको थोड़ा कलराइज करने के बाद ऑलरेडी कलर तो आ ही गया है मेरे ख्याल से, ये ब्राउन कलर परफेक्ट है। तो इतना ही चाहिए अपने को बाउंस लाइट, थोड़ी कम कर सकते हैं 50%, क्योंकि बाकी लाइट भी आनी है। तो आई थिंक दिस शुड बी फाइन। सैचुरेशन थोड़ा बढ़ा देते हैं, यस दिस इज लुकिंग गुड, ठीक है, मे बी 25%, 35, ठीक है, देखते हैं। बाद में भी जाके हम लोग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाद में दिए फिल लाइट, अभी फिल लाइट को थोड़ा सा ब्लू कलर दे देंगे। ह्यू सैचुरेशन, पहले कंट्रोल और जी, क्लिपिंग मास्क कर लेंगे, और इसको कलराइज करने के बाद वी विल बी गिविंग इट अ ब्लू कलर, लाइट ब्लू, ठीक है। ये आपकी फिल लाइट होगी। थोड़ा अगर आपको इसका ब्राइटनेस बढ़ाना हो तो यू कैन ऑलवेज गेट योर लेवल्स, कंट्रोल और जी। ऑलवेज मेक श्योर यू आर प्रेसिंग कंट्रोल और जी, अदरवाइज वो क्लिपिंग मास्क काम नहीं करेगा, राइट। तो देखिए मेरी इंटेंसिटी यहाँ पे ही बढ़ रही है। आई एम ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग माई इंटेंसिटी इंस्टेड ऑफ यूजिंग माया। मैं माया में भी ये कर सकता था, लेकिन फोटोशॉप में विद इन सेकेंड्स मुझे इसका आउटपुट मिल रहा है। तो ये काफ़ी एफिशिएंट हो गया है काम। तो ये फिल लाइट हो गई। इसके बाद डोर लाइट आती है। डोर लाइट को ह्यू सैचुरेशन कर देंगे, ओके, कंट्रोल और जी। डोर लाइट को भी हम लोग चाहे तो ब्लू कलर ही लग सकता है, कोई इशू नहीं है। आई थिंक वी कैन कीप अ light blue color into this. Now this color wheel I am not very comfortable with. ये मुझे थोड़ा इसका स्लाइडर ठीक नहीं लगता। नेवर माइंड, जो भी है काम करना पड़ेगा। Where is that blue color that I am looking for? काफी ज्यादा हो गया। इसको ब्लूइश करके शायद हम लोग इसका थोड़ा कंट्रीब्यूशन कम कर देंगे। ओके, आई कैन जस्ट रिड्यूस इट्स कंट्रीब्यूशन इनटू द सीन, ठीक है, चलेगा। उसके बाद आता है डोर लाइट फिल। इसको भी ह्यू सैचुरेशन, कंट्रोल जी, इसको भी दे देंगे कलराइज एंड ह्यू। यस आई थिंक दिस शुड बी फाइन। और इसके बाद आता है आपका कोव लाइट। अभी कोव लाइट को दे देंगे येलो कलर। इसको भी ह्यू सैचुरेशन, कंट्रोल और जी, कलराइज, येलो कलर दे देंगे, ठीक है। इसका आप चाहो तो ग्लो भी दे सकते हो, बाद में वो ग्लो का भी बता देता हूँ। और बाद में लास्ट में आता है आपका एम्बिएंट ऑक्लूजन। अभी देखिए आप जब 100% यूज करते हो कितना ये ब्राइट हो रहा है, यानी ये पूरा ईट अप कर रहा है, आपकी पूरी जो डेप्थनेस है आपके पूरे सीन के उसको खा रहा है, ठीक है। तो उसको फिल लाइट को आप कम करके 15 या 20% करोगे तो आपको ओवरऑल एक ब्राइटनेस मिल जाएगी। सपोज मैंने 20% रखा तो आपको पूरी ब्राइटनेस मिल रही है। और लास्ट में आता है आपका बैकड्रॉप। तो बैकड्रॉप आपको लेना है, आपको बैकड्रॉप मिल जाएगा यहाँ पे। बैकड्रॉप भी बहुत मैटर करता है, वरना आपके सीन में आपको ये नहीं मिलेगा, व्हाट यू से, बैकग्राउंड अगर ब्लैक है तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसका अल्फा सिलेक्ट करके बाकी सब चीज़ों को डिलीट कर दूंगा, राइट। तो मेरा यही रह गया।
मेरा बैकड्रॉप मिल गया। अभी बैकड्रॉप को भी अगर मुझे सेपरेटली कंट्रोल करना है, आई कैन ऑलवेज गेट इनटू लेवल्स, इसको भी कंट्रोल और जी कर दिया, और अभी मैं जो भी चेंजेस करूंगा वो मेरे बैकग्राउंड में ही होगा। ये देखिए, इट इज ओनली अफेक्टिंग माय बैकग्राउंड, राइट।